तो हम इलेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेबस के अंदर इसके रिगार्डिंग दो पॉइंट्स हैं। एक तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इसके अंदर दो एक्ट्स आते हैं, 1950 और 1951। और एक दिया हुआ है अपॉइंटमेंट टू द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी आ जाएगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो मतलब सिलेबस में दो पॉइंट्स आते हैं, एक तो आरपीए एक्ट के बारे में और ईसीआई के बारे में। तो इसी के रिलेटेड जो है, जो भी करंट के अंदर न्यूज में रहता है वो टॉपिक पूछा जा सकता है इलेक्शंस में। जैसे साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में अभी करंटली न्यूज में चल रहा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में न्यूज के अंदर रहता है। और जो सिलेबस के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है, जैसे ईसीआई, उस पे एक वन पेज नोट वो रेडी होना चाहिए। और एक आरपीए एक्ट के ऊपर जो डायरेक्ट है सीलियंट फीचर्स पूछे जा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से। पहले हम ये देख लेते हैं कि इस क्लास में हम क्या क्या कवर करेंगे इलेक्शंस के रिगार्डिंग। एक तो आरपीए एक्ट, उसके बाद ईसीआई, साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो इशू है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, एमसीसी, और ओवरऑल जो भी इलेक्शन प्रोसेस के अंदर रिफॉर्म्स चाहिए। ये वाला टॉपिक जो है रिफॉर्म्स वाला, वो हमारा इन्हीं सबके साथ क्लब होके जो है ये कवर हो जाएगा। मतलब ओवरऑल क्या रिफॉर्म्स चाहिए। अब आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अब पहले तो आपकी इंट्रोडक्शन, अगर आरपी एक्ट पे आता है, चाहे इसकी डिस्क्वालिफिकेशंस पूछी हैं, चाहे इसके बाद अंदर क्या क्या चेंजेस आनी चाहिए, अमेंडमेंट्स क्या है, वो कुछ भी पूछा हो, तो सबसे पहले हमें आर्टिकल जो है 327 को मेंशन करना है, जिसके अंदर पावर लाइक दी है पार्लियामेंट को कि कोई भी लॉ लेके आ सकते हैं ताकि वो इलेक्टोरल प्रोसेस को गवर्न कर सके। तो आर्टिकल 327 मेन रहेगा आरपी एक्ट के लिए। उसके बाद जो सिलेबस के अंदर मेंशन है, हमने देख लिया सेलिएंट फीचर्स। तो अगर डायरेक्टली पूछा जाता है सेलिएंट फीचर्स ऑफ आरपीए, तो आपको दोनों एक्ट्स के बारे में लिखना है। अगर स्पेसिफिकली कॉरेस्पॉन्डिंगली 1950 या 1951 पूछा है तो उसके पॉइंट्स। हम लक्ष्मीकांत में प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हैं। 1950 के अंदर इलेक्टोरल रोल, डिलिमिटेशन के रिगार्डिंग, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा, इलेक्शन ऑफिसेज। तो बेसिकली ये इलेक्शन से होने के पहले का जितना भी कंडक्ट है वो सब यहाँ पे आ जाता है। जैसे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिफाइन करने का डिलिमिटेशन हो गया, वोटर्स का इलेक्टोरल रोल बनता है, राज्यसभा को सीट एलोकेट की जाती है, और इलेक्शन ऑफिसेज के बारे में लिंक्ड। ये सारा आरपीए 1950 के अंदर आता है। आरपीए 1951 में उसके बाद का प्रोसेस आता है, जैसे इलेक्शंस कैसे होंगे, इसी के अंदर बाय इलेक्शंस भी आ जाएंगे, करप्ट प्रैक्टिसेस क्या है जिसके थ्रू वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज भी यहीं पे होती है आरपीए 1951 के अंदर। और कोई भी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन है जो पॉलिटिकल पार्टीज की, वो भी इसी के अंदर आती है। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन अगर मेंशन हुआ सीलियंट फीचर्स ऑफ आरपीए में भी एक पार्ट आ सकता है क्वेश्चन के अंदर, ब्रॉडर क्वेश्चन के अंदर, तो हमें ये 3-4 पॉइंट्स लिख देने हैं। अगर डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आता है कि डिस्क्वालिफिकेशंस कौन कौन सी हैं, वैसे तो हम ऑलरेडी आपको पता है, जो भी आपके दिमाग में आ रही है लक्ष्मीकांत के रिगार्डिंग, बताइए। मैम मोर देन 2 इयर्स अगर कोई जेल में रहता है। इम्प्रिजनमेंट, ये मेजर है जो न्यूज के अंदर रहती है, सेक्शन 8 है। ये न्यूज के अंदर काफी रहता है, क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि जो बार है वो कितनी देर का है। अगर 2 इयर्स से ज्यादा रहते हैं, वो 6 इयर्स का बार है, मतलब वो कंटेस्ट नहीं कर सकते इलेक्शंस। लेकिन ईसीआई के पास पावर है कि दैट पीरियड ऑफ 6 इयर्स कैन बी रिड्यूस्ड। तो वहां पे वो न्यूज के अंदर रहता है। मतलब सिक्किम के केस में हुआ था, उन्होंने मतलब 1 ईयर ही कर दिया था उसको रिड्यूस करके। तो इसको एक डिसफंक्शनल कर देते हैं इस सेक्शन को। तो सेक्शन 8 न्यूज के अंदर रहता है इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 और मोर ईयर्स। और यहाँ पे लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर कोई अगर मतलब जेल में है तो वो है बार नहीं होगा। यस अंकित। मैम जिसकी पनिशमेंट फॉर एग्जांपल 8 इयर्स होगी तो 6 इयर्स उसमें ऐड होंगे या नेक्स्ट आफ्टर पनिशमेंट ओवर होने के बाद में 6 इयर्स। हाँ, आफ्टर 6, मतलब जो एड 8 इयर्स के एंड होने के बाद 6 इयर्स का बैन होता है। सेक्शन 8 के अंदर यही कि इम्प्रिजनमेंट अगर 2 और मोर से ज्यादा है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन लो नहीं इसमें हम काउंट करेंगे, तो इसके अंदर जो है वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा 6 इयर्स के लिए। फिर वही हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की कि ईसीआई के पास पावर है किसको वो रिड्यूस कर सकता है। अब आता है इसके अंदर लिली थॉमस केस। लिली थॉमस केस ने क्या बोला था? बेसिकली इसने बोला था कि पहले क्या होता था, मतलब 3 इयर्स की 3 मंथ्स की विंडो होती थी उसके पास। मतलब जो भी इलेक्शंस के लिए कॉन्टेस्ट करना चाह रहा है कैंडिडेट, उसके बाद 3 मंथ्स की विंडो होती थी। मतलब अगर मान लो कि वो कन्विक्ट जो है डिक्लेयर हो गया, उसके ऊपर चार्जेस लग गए हैं, अब इलेक्शंस आ रहे हैं, तो 3 मंथ्स उसको मिल जाते थे कि वो
अपील कर सकता है ताकि उस वो डिस्क्वालीफाइड ना हो। तो उससे क्या होता था, डिस्क्वालिफिकेशन जो है डिसफंक्शनल या डिले हो जाती थी। अब लिली थॉमस केस ने क्या कह दिया है कि ऐसी कोई विंडो नहीं है, मतलब दिस अमेंडमेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो आप अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे हमने यूट्यूब पे मतलब अलग से लेक्चर भी डाल दिया उसका, अगर आपने देख लिया है जुडिशियल जजमेंट्स को लेके, पार्ट 1 आ चुका है। उसके अंदर अगर वही स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जुडिशियल जजमेंट्स विद रिगार्ड टू इलेक्शंस, मतलब क्या क्या चेंजेस जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने जो भी चेंजेस लेके आए हैं, तो वहां पे आप लिली थॉमस केस मेंशन कीजिए। केस ने जो है इस सेक्शन 8 को बेटर फंक्शन किया है, क्योंकि 3 मंथ्स की जो विंडो दी थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पे एक तो ये पॉइंट हो गया आपका डिस्क्वालिफिकेशन को लेके। और न्यूज के अंदर सेक्शन 8 क्यों रहता है ये ध्यान रखना है, मतलब अगर इश्यूज आ जाते हैं आरपीए के अंदर तब भी आप सेक्शन 8 को मेंशन कर सकते हो कि ईसीआई के पास जो है ज्यादा पावर दे रखी है। अब आ गया गिल्टी ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस। ओके, और क्या क्या आ रहा है आपके दिमाग में इसको देखे बिना? जैसे अनटचेबिलिटी, डॉरी प्रमोट कर रहे हैं तो। हम्म। तो मतलब अगर कोई भी कंटेस्टेंट जो है इस तरह के सोशल क्राइम्स को प्रीच करते हैं, या खुद करते हैं या फिर दूसरों को प्रमोट करते हैं, तो डोरी हो गया, सती सिस्टम हो गया, तो ये सब जो है डिस्क्वालीफाई कर देंगे उसको। इनफैक्ट अगर कोई भी एनिमिटी को जो है प्रमोट करता है दूसरे ग्रुप्स, मतलब मे बी इट कुड बी अ रिलीजन के अगेंस्ट, हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम पे वो वोट ले रहे हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर कास्ट के थ्रू जो है एनिमिटी स्प्रेड कर रहे हो, तो इस तरह के जो भी होंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब इसके लिए एक यही जजमेंट है, जुडिशियल जजमेंट अभिराम सिंह केस। ये अभिराम सिंह जो है, मतलब बेसिकली वो कंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शंस जो है महाराष्ट्र महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर किसी कॉन्स्टिट्युएंसी के थ्रू। वहां पे इनके जो भी वोट्स जो था, मतलब स्टाइल लाइक लेने का, वोट्स को लेने के लिए उन्होंने रिलीजन को यूज किया। अब ये इसीलिए इसी के अगेंस्ट केस के अंदर आया कि कॉम्युनलिज्म को स्प्रेड करने पर भी आप डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर हो जाओगे। तो आपको दो जजमेंट्स याद हो जाएंगी, लिली थॉमस केस और अभिराम सिंह केस। आप ये दो मेंशन कर दो कि हमने जुडिशरी का क्या मतलब रहा, स्टेप्स क्या लिए हैं जुडिशरी ने इसको ज्यादा फेयर मैनर में करने के लिए इलेक्शंस को। अब इसके बाद और क्या आ रहा है दिमाग में? यस अंकित। मैम ये जो भी ऑफेंस किसी ने किए हो तो मैम जब तक कि कोई रिपोर्ट नहीं करेगा तब तक मैम वो एक्शन नहीं लेते हैं ना ईसीआई वाले, या ऑटोमेटिकली मैम ऑब्जर्व करके भी कर सकते हैं कुछ? नहीं, ईसीआई तो कर सकता है, उसके पास प्लेनरी पावर्स होती है 324 के अंदर। आर्टिकल 324 के अंदर उसके पास अनलिमिटेड पावर्स होती है, वो तुरंत खुद कर सकते हैं। यस, और कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन दिमाग में आ रही है? मैम जो यहाँ पे लिखे है उसके अलावा एक बेसिक अनसाउंड माइंड भी डाल सकते हैं कि अगर दिमाग से ही सही नहीं हुआ तो। यस, एक्चुअली मतलब अनसाउंड माइंड उसके अंदर हम पढ़ते भी हैं, जब लक्ष्मीकांत में हम नॉर्मल डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ रहे होते हैं उसके अंदर फिर से वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ जाता है कि 3 जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, बाकी आरपी के अंदर है। यस, आप लिख सकते हो अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड को लेके हो गया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए तो वो भी उसी के अंदर आ जाता है। फिर कोई भी मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यस ऋषभ। अपने एक्सपेंसेस या अपने प्रॉपर्टीज सही से डिस्क्लोज ना करना। यस, अगर उसने इलेक्शन एक्सपेंसेस के बारे में लाइक प्रॉपरली जो है अकाउंट को सबमिट ना किया हुआ, जो भी उसके एसेट्स लाइबिलिटीज हैं वो भी उसको बतानी पड़ती हैं। और कोई भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में उसका इंटरेस्ट है, तो मतलब ये किस लिए हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने के लिए, मतलब हम जो है उसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। और इसी तरह मतलब अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जिसमें गवर्नमेंट का शेयर हो 25% से ज्यादा। तो ये कुछ डिस्क्वालिफिकेशन हो गई जो यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप एग्जाम के अंदर मेंशन कर सको अगर लाइक स्पेसिफिकली पूछा है। और दो केसेस अपने याद रखने हैं, अभिराम सिंह केस और लिली थॉमस केस, जो जुडिशरी को लेके हो गया। अब आता है इसका सिग्निफिकेंस। आप इसी से सोच सकते हो, मतलब मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं, जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इसमें अगर सपोज करो कि क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आरपीए, या इंपॉर्टेंस क्या है, या इसने क्या चेंजेस लेके आए हैं, आप इसको हेडिंग की तरह यूज कर सकते हो, इसके अंदर एग्जाम्पल दे सकते हो जो भी आपने ऊपर पढ़े हैं। क्या लिखोगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अंदर? हम केस ही लिख सकते हैं। कौन सा? अब करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, हम्म। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइबरी नहीं होनी चाहिए,
अपने Yes. इलेक्शन एक्सपेंसेस फेयर एंड फ्रीली क्या बोलते लॉन्च हैं, करने चाहिए सबमिट किए अकाउंट्स को। होने चाहिए। तो जो भी ऋषभ ने एग्जांपल्स दिए, तो मतलब आप हेडिंग दो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसके अंदर जो भी आपके दिमाग में उस टाइम पे आ रहा है तो एक एग्जांपल देते जाओ कि आरपी एक्ट के अंदर ये है। उसके बाद आ गया डीक्रिमिनलाइज इंडियन पॉलिटिक्स। सेक्शन 8A आ गया कि 2 साल तक की कोई भी इम्प्रिजमेंट नहीं होनी चाहिए। और फिर प्रिवेंट कॉम्युनलाइजेशन, इसके अंदर तो आ ही चुका हमने, अभिराम सिंह केस। फिर आ गया अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, इसमें वही इलेक्शन एक्सपेंसेस को लेके आप मेंशन कर दोगे जो भी हम ट्रांसपेरेंसी के लिए लेके आ रहे हैं। तो ये कुछ हो गई सिग्निफिकेंस। तो मतलब हमने डिस्कस कर लिया कि इन पॉइंट्स को आप किस तरह आंसर्स में आप मैच कर सकते हो। बस थोड़ा सा उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए आप सेक्शन 8 लिली थॉमस केस, अभिराम सिंह केस इस तरह मेंशन कर सकते हो। मैंने आगे भी बहुत सारे सेक्शंस मेंशन कर दिए हैं ताकि आंसर को बेटर, मतलब थोड़ा सा ऐसे लगे कि वेल रेड पर्सन ने लिखा है। अब आ गया इश्यूज। इश्यूज के अंदर चैलेंजेस जो भी हैं। अब अगर आपने इश्यूज याद कर लिए, मतलब अगर आप एग्जाम के लिए एट लास्ट अगर सिर्फ इतना लर्न करके जा रहे हो इश्यूज को, तो उससे क्या होगा, आपको कॉरेस्पॉन्डिंगली ये भी याद आ जाएगा कि किस सेक्शन के अंदर क्या मेंशन्ड है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 29 के अंदर पावर टू डी रजिस्टर जो है पॉलिटिकल पार्टी, इट्स नॉट देयर। इसका मतलब क्या है, पावर टू रजिस्टर है। अब जब भी आप लिखोगे उसके अंदर, इसके अंदर क्या हो गया, मतलब सिग्निफिकेंस कैसे लिख सकते हो इसको, कि जो सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टीज हैं सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो भी मतलब पावर्स रहती हैं इलेक्शन मशीनरी को यूज वगैरह करना, फंडिंग को लेके। जो भी है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर ले सकती हैं फंडिंग, आप ये लिख सकते हो। और 29A के रिगार्डिंग हो गया कि पावर टू रजिस्टर है। अब आ गया प्रॉब्लम क्या है कि डी रजिस्टर करने की पावर नहीं है। फिर सेक्शन 33, इसके अंदर क्या है, कैंडिडेट को पार्टिसिपेट कर सकता है वो 2 डिफरेंट सीट से। इसके कारण क्या प्रॉब्लम होती है, रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं। और जो भी मतलब एक्ट करता है एज एन इंश्योरेंस फॉर द पॉलिटिकल लीडर्स, मतलब कि वो दूसरी सीट एटलीस्ट एक तो बचेगा ही उसके लिए सीट, तो मतलब 2 के लिए उसके पास दे दी, तो इससे फंड्स जो है, रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट होते हैं। क्योंकि क्या हो जाएगा, अगर वो एक दोनों सीट से इलेक्ट हो गए तो दूसरी सीट के इलेक्शंस बाय इलेक्शन दोबारा करने पड़ेंगे। अब आ गया सेक्शन 77, नो कैप ऑन द पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पे पेंडिंग लिखा नहीं हुआ, फुल कंप्लीट आप लिख लो कि जो एक्सपेंडिचर का कैप है वो सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर है, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कोई कैप नहीं है। ये प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपको इशू समझ आ गया तो आप अगर फीचर के अंदर मेंशन करना होगा तो क्या लिख सकते हो कि सेक्शन 77 के अंदर देयर इज अ कैप ऑन द इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर। अब आता है सेक्शन 123, इसके अंदर ना ही तो हेट स्पीच को लेके कोई प्रोविजन है और इलेक्टोरल फ्री बेस को लेके नहीं है। ये करंटली बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर था। जैसे पंजाब के अंदर ऑलमोस्ट अराउंड 3 लाख करोड़ के अराउंड डेट है। फिर सबका अगर हम डेट टू जीडीपी रेशियो देखते हैं 58% के अराउंड है। अब आता है क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए, एफआरबीएम के अंदर कितना मेंशन्ड है, स्टेट का कितना होना चाहिए। सॉरी, टोटल है 60% डेट टू जीडीपी, सीजी का है 40%, 20% है एसजी का। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018 या 19 के अंदर आया था। तो एफआरबीएम एक्ट किस पे फोकस करता है, फिजिकल कंसोलिडेशन पे। मतलब ये आपका जीएस 3 का टॉपिक बनता है, इकोनॉमी जब वहां पे पढ़ते हो। तो उसी के अंदर इलेक्टोरल फ्रीबीज को लेके जो इशू है, इसके कारण क्या हो रहा है, जो डेट टू जीडीपी रेशियो है स्टेट्स की वो बहुत पुअर है। देखो हमने बात की है कि एवरेज जो है स्टेट्स का टोटल मिला के सिर्फ 20% हो, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर स्टेट्स का देखते हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब का तो 58% है डेट टू जीडीपी रेशियो। डेट टू जीडीपी रेशियो सबको क्लियर होगा ना कि क्या होता है। यस मैम। हम्म। तो इसको लेके इलेक्टोरल फ्रीबीज को लेके कोई प्रोविजन नहीं है, आप ये मेंशन करो। और ये न्यूज के अंदर भी था। और इसको आप थोड़ा सा एलेबोरेट करने के लिए एग्जाम में थोड़ा सा एग्जांपल दे सकते हो कि जिस तरह भी मतलब सब नेशनल जो हम डिप्लोमेसी के अंदर प्रॉब्लम देखते हैं, बैंकरप्सी की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है स्टेट्स के अंदर, ये मेंशन कर सकते हो। फिर आ गया सेक्शन 126, इसके अंदर क्या है, एक तो डिजिटल मीडिया का यूज जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब ये तो हम देख ही रहे हैं, रूलिंग पार्टी का लाइक सोशल मीडिया टीम है, एल्गोरिदम्स के थ्रू जो है पेड न्यूज को यूज किया जाता है, लेकिन वो हम रेगुलेट कितना कर पा रहे हैं ये प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम होती है कि जो आपको पता होगा कितना साइलेंस पीरियड होता है, 48 आवर्स का होता है जब इलेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं बेसिकली उसके
48 आवर्स पहले तक मतलब कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकती, मतलब आप कैंपेनिंग नहीं कर सकते। लेकिन ये रेगुलेट करना डिफिकल्ट है। और दूसरा उसके बाद आता है एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के बारे में। मतलब जो आरपीए एक्ट है वो एग्जिट पोल को तो बैन करता है लेकिन ओपिनियन पोल को नहीं करता। अब कोई इन दोनों का डिफरेंस बता सकता है? एग्जिट पोल जस्ट जब वोटिंग हो जाती है, वोटर्स वोटिंग दे के आते हैं, तो जस्ट बाहर ही उनसे पूछ लेते हैं कि किसको वोट किया। और ओपिनियन पोल बेस्ड अपॉन द पॉलिसीज और पिछले 5 सालों में गवर्नमेंट्स ने क्या किया उसको एनालाइज करके। हम्म। तो ओपिनियन पोल मतलब पहले भी हो सकता है, जो मतलब यूजली वो मीडियाज वगैरह दिखा रहे होते हैं कि हो सकता है कि ये विन करेंगे। मतलब जो आ रहा होता है मीडिया के अंदर मोस्टली कि इनके इतने सीट्स बनते हैं, जो ऋषभ ने बताया। एग्जिट पोल एग्जैक्टली जब वो बाहर निकलते हैं उनका उस टाइम पे करना, तो वो तो बैन कर दिया है लेकिन ओपिनियन पोल को नहीं किया। पहली बात तो अगर हम देखते हैं ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल, इसको डिफरेंशिएट करना ही डिफिकल्ट है, मतलब एक्सप्लेन करना। क्योंकि अगर हम मतलब आई वुड से कि अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो ओपिनियन पोल के अंदर ही एग्जिट पोल आ जाना चाहिए। तो उसके कारण जो इसको लाइक बाइफरकेट करना डिफिकल्ट है, लेकिन इन्होंने एक लूपहोल छोड़ दिया कि ओपिनियन पोल को बैन नहीं किया। ओपिनियन पोल के कारण बहुत सारे मतलब इलेक्शंस का जो रिजल्ट है वो चेंज हो सकता होता है। क्योंकि एक सर्टन वो होता है, कोई भी उस इंसान या उस पार्टी को वोट नहीं देना चाहता होता जो हारने ही वाली है। ये क्लियर है ना? मतलब हमें लगता है कि हम अगर पर्टिकुलर एक्स वाई जेड को वोट दे भी देंगे बट वो जीतने नहीं वाली है, तो कहीं ना कहीं ओपिनियन जो है वो हो जाता है। कई बार होता है कि नोटा है हमारे पास अभी ऑप्शन, वही है नोटा के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि अगर नोटा को 60% 70% जितने भी मिल जाएंगे डजेंट मैटर, स्टिल मेजोरिटी ही विन करेगी। तो इसलिए हम नोटा को नहीं देते। उसी तरह कई बार इलेक्शंस का रिजल्ट चेंज कर देगा ड्यू टू ओपिनियन पोल। तो ये प्रॉब्लम हो गया। फिर आता है पेड न्यूज को लेके, वहां पे कुछ प्रोविजन नहीं है, तो ये कुछ चेंजेस हैं। तो मतलब अगर आपको इश्यू समझ आएंगे कि प्रॉब्लम्स क्या है, क्या क्या सेक्शंस के अंदर चेंजेस आने हैं, तो इसी से आप आंसर बना सकते हो कि रिफॉर्म्स क्या आने चाहिए आरपी एक्ट के अंदर। आप इसी से बना सकते हो कि पावर टू डी रजिस्टर दे दो, ये वाला 2 डिफरेंट सीट्स वाला ये चेंज कर देना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी के एक्सपेंडिचर के ऊपर भी कैप आना चाहिए। इलेक्टोरल फ्रीबीज को लेके प्रोविजन आना चाहिए। डिजिटल मीडिया के रिगार्डिंग तो हम सेल्फ रेगुलेशन के रिगार्डिंग आया था, जो भी मोबाइल कम्युनिकेशन मैम कमिटी वगैरह है। यस आरती। मैम तो फिर नोटा का सिग्निफिकेंस क्या है? तो मैम उसको लाए क्यों है? जस्ट मैम डाटा देने के लिए? एक्चुअली नोटा के कारण क्या हुआ, मतलब हो सकता है इन फ्यूचर, मतलब एटलीस्ट एक स्टेप था, हम इसको लेके आए। मतलब अगर सपोज करो कि आज 50% वही बात कि कोई चेंज नहीं आने वाला, लेकिन मे बी इन फ्यूचर ये हो कि अगर 50% से ज्यादा नोटा दिया तो हम इलेक्शन दोबारा होंगे। इट कैन कम इन फ्यूचर। ये आप एक स्टेप समझ सकते हो कि इन फ्यूचर हम चेंज लेके आ सके। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को अपने जो जिनको भी ये सीट्स देते हैं, मतलब पार्टी टिकट देते हैं, वो फ्यूचर में चेंज इसके थ्रू हम रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं नोटा के थ्रू, अगर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इस पे स्टेप लिया। क्योंकि 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही आया था नोटा। मतलब अभी तो सिर्फ ये है इंटेंट दिखाने के लिए पब्लिक का कि दे वांट चेंज, बट स्टिल नोबडी इज यूजिंग इट क्योंकि ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बट इन फ्यूचर होपफुली इट विल कम। तो मैम जो मैम इसका ऑलरेडी शायद जैसे उसमें पॉजिटिव। कैंडिडेट खड़े होंगे तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा फिर मैम? या तो ये भी तो हो सकता है ना कि दोबारा वही बंदे खड़े हो जाएं फिर इलेक्शन में? हाँ, फिर वो दोबारा से होगा। वही बात है कि फिर वो सुप्रीम कोर्ट या जो भी लॉ बनाएगा इसके रिगार्डिंग वहां पे आएगा कि कितनी लिमिट रखेंगे, कितने बार नोटा को कंसीडर करेंगे। वो बहुत टाइम लगेगा। मतलब अभी 10 years तो ऑफ कोर्स कुछ नहीं होने वाला इस पे। यस मैम। यस ऋषभ। मैम अगर इसका एक पॉजिटिव यूसेज देखें तो ये भी देख सकते हैं कि जैसे हमारा राइट टू साइलेंस है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, वैसे ही नोटा भी एक किस्म से सुप्रीम कोर्ट ने हमें अपना राइट टू वोट क्या बोलते हैं एक्सरसाइज करने के लिए एक ऑप्शन दे दिया है कि अगर हम सेटिस्फाइड नहीं भी है जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं, तो स्टिल वी हैव अ राइट कि हम हर 5 साल में अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज कर पाए। हाँ एग्जैक्टली वो सॉर्ट ऑफ हमारा इंटेंशन ही हम उसको इंटेंट दिखा सकते हैं। जैसे आपने बोला कि इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी का ही एक सब पार्ट हो गया। बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसका रिजल्ट क्या आ रहा है वो इन फ्यूचर देखना पड़ेगा। मतलब उसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज पे कुछ असर हो रहा है नहीं, बट हमें पहले नोटा को प्रेस करना पड़ेगा।
इन फर्स्ट हैंड। यस अंकित। ये पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेटरेंस भी क्रिएट करता है कि पीपल आर नॉट हैप्पी विद दी पर्संस जिनको इन्होंने टिकट दिया है। हाँ अंकित, बट प्रॉब्लम ये है कि मतलब नोटा के टुवर्ड्स इतनी अवेयरनेस अभी नहीं है, मतलब जितनी मेरी बात होती है सबसे। और दूसरी बात, कोई भी इसको प्रेस करके मतलब आई इनकरेज के नोटा को ही प्रेस करना चाहिए अगर हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर वही इलेक्शंस के आते वक्त के कोई यूज नहीं होगा। मतलब हम अगर वही लार्ज स्केल पे अगर प्रेस होगा, मतलब यही एक बार होगा कि 50% से ज्यादा नोटा प्रेस हुआ है, तब फॉर श्योर चेंज आएगा, चाहे वो एक स्टेट के अंदर ही हो। यस अंकित। इसके इश्यूज में एक सेक्शन 8 का भी इशू लिख सकते हैं ना कि देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन द डिसीजन मेकिंग ईसीआई। किसी को 1 साल बाद ही मैम बाहर हटा देती है, किसी को 3 साल तक यस, वेट करवाती है। यहाँ पे सेक्शन 8 आ सकता है। इनफैक्ट इसके अंदर आप बाकी भी मेंशन करिए कि जैसे ईसीआई के पास प्रॉपर पावर नहीं है आरपी एक्ट के अंदर। मतलब ऑल्दो दे हैव द पावर अंडर आर्टिकल 1 324 को लेके जो प्लानरी पावर्स है इनके पास, बट वो एक्सरसाइज करते हैं नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि वही ईसीआई जो है इंडिपेंडेंट नहीं है। अब ये अलग से टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं उसके अंदर आ जाता है। इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है, हमें पता है। ईसीआई के अंदर क्या प्रॉब्लम है, अपॉइंट कौन कर रहा है, सीजीए के ऊपर हो जाता है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है इनको, मतलब इनका पॉजिटिव पॉइंट है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है क्योंकि रिमूवल इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट जज, ये क्लियर होगा। लेकिन इनकी कोई क्राइटेरिया नहीं मेंशन्ड है। यस आरती। यस मैम, इसमें इशू तो मैम वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला भी तो आ सकता है ना। मतलब क्या लिखोगे आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके? मैम जैसे वो जो पार्टी को सपोर्ट करते हैं लेकिन उनका जो मनी का वो होता है उसका कोई मतलब ब्यौरा नहीं है कि कहाँ से मिल रहा है उनको और कहाँ से नहीं मिल रहा है। हाँ, वो आप जैसे ओवरऑल जब इश्यूज इन इलेक्शन लिखोगे तो वहां पे मेंशन कर सकते हो। लेकिन आरपीए के साथ अगर आपको लिंक करना है, आप थोड़ा सा ये लिख सकते हो कि फंडिंग को लेके जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम है ना कि पॉलिटिकल पार्टी यस के मैम। ऊपर कैप नहीं है। आप साथ यस साथ मैम। कह सकते हो कि मतलब रिफॉर्म्स के अंदर, मतलब आपने टॉपिक सुना होगा स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। यस मैम, मतलब कॉर्पोरेट को यूज कर लेते हैं ना वो फंडिंग में। हाँ एग्जैक्टली तो आप इसको मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है, और आरपीए के अंदर हम ये लेके आ सकते हैं। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने यही बात बोली थी। इससे क्या फायदा होगा, स्टेट फंडिंग के थ्रू एक सबके ऊपर, सबके पास इक्वल पैसा होगा। जितने लाइक पास्ट ईयर में वोट्स के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली हर पार्टी को तो नहीं देने वाले, कुछ परसेंटेज होगी कितने वोट्स मिली होनी चाहिए, फिर आपको फंड्स मिलेंगे थ्रू स्टेट्स। लेकिन फिर से वही बात आती है, बात है ट्रांसपेरेंसी की। इससे उल्टा क्या चांसेस है कि गवर्नमेंट के मतलब इतना पब्लिक फंड जो है वो भी जा रहा है और साथ साथ उनका जो इलीगल फंड जो है वो भी यूज हो रहे हैं। यस मैम। मतलब उनके पास डबल वो हो जाएगा, तो इसके अंदर ये मैम इशू है। डबल इशू है। हाँ, तो आप आरपीए के जो आपने इलेक्टोरल फंड बॉन्ड्स को लेके बोला, आप इसको फंडिंग जो है उसका इशू लिख के मेंशन कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप सेक्शन 77 लिखो या कोई भी आपके अंदर दिमाग में आ रहा है वो लिख सकते हो। अब आ जाती है बात मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे। पहले तो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, ये पहली जो है मतलब जो ईसीआई है वही लेके आए थे। ये विद टाइम जो है इवोल्व होता गया, मतलब पहले कुछ चीजों के लिए था इसके अंदर। अब ये जो है अनाउंस जो होते हैं इलेक्शंस, वहां से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है अप्लाई हो जाता है। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक ये रहता है। ये सॉर्ट ऑफ एक नॉर्म्स ही है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करने के लिए है। अब ये फर्स्ट चीज ये क्लियर होना चाहिए, ये लीगलाइज्ड है या नहीं, मतलब इसको लीगल बैकिंग है या नहीं। यस और नो। मैम आई थिंक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में लेके आए हैं इसको। लीगल बैकिंग आई एम नहीं है श्योर। इसको। मैम ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है सिर्फ। यस, क्योंकि मैंने वही बात की, सिर्फ ईसीआई ने जो है इसको इवॉल्व किया है विद टाइम, और लीगल बैकिंग इसको नहीं है। तो क्वेश्चन सबसे बड़ी डिबेट यही आती है कि इसको लीगलाइज कर देना चाहिए या नहीं। बट यहाँ पे आपको अगर एग्जाम के अंदर मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट पे स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है तो कुछ एग्जांपल्स होनी चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे बात की, ओके यहाँ पे मिस हुआ है एक पॉइंट, आप मेंशन कर लेना। जो 58 बी है, इसके अंदर ब्राइबरी को बैन नहीं किया हुआ, मतलब जो मेजर प्रॉब्लम है उसी को बैन नहीं किया हुआ। अब जो ब्राइबरी है
ये बैन नहीं है। लेकिन आपको पता होगा कि पहले क्या होता था, जो बूथ होता है मतलब वोट करने वाला बूथ, उसको कैप्चर कर दिया जाता था, मतलब बैक इन 1960s 70s में। तो उसको क्या हुआ, इसको बैन कर दिया है आरपीए के अंदर। लेकिन ब्राइबरी जो है ये बैन नहीं हुई है। तो मतलब अगर किसी ने ब्राइब ली है तो वो आरपीए के अंदर डिस्क्वालीफाई नहीं होता। ये ध्यान होना चाहिए। हमने शायद ऊपर 58B के अंदर मेंशन नहीं है। अब इसके अंदर आ जाता है मतलब ब्राइबरी को स्पेसिफिकली ऐड कर देना चाहिए आरपीए के अंदर। ये हो गया आपका क्या आप रिफॉर्म लिखोगे। लेकिन ब्राइबिंग जो है कहाँ पे मेंशन्ड है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर। और कोई भी कॉमनल फीलिंग्स को लेके अब हमने ये डिस्कस कर लिया, ये कहाँ पे आ जाता है, आरपीए के अंदर ऑलरेडी भी है। कॉमनल फीलिंग्स को लेके कौन सा केस है, अभिराम सिंह केस। और ऑफिशियल मशीनरी जो है उसको यूज नहीं कर सकती इलेक्शन वर्क के लिए। कौन सी पार्टी जो पावर के अंदर है, वो जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई हो गया उस टाइम पे आपने सुना होगा, कोई भी न्यू गवर्नमेंट ग्रांट्स जो है वो इशू नहीं कर सकती, कोई भी न्यू मेजर जो पॉलिसी है उसको डिक्लेयर नहीं किया जा सकता होता जब एमसीसी अप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया कि एमसीसी। इसी पे डिस्कशन आती है जब हम डिस्कस करेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन। साइमल्टेनियस इलेक्शंस का क्या मतलब है कि सबका एक टाइम पे इलेक्शंस कंडक्ट हो सारे स्टेट्स के अंदर। उसका पॉजिटिव पॉइंट यही आता है क्योंकि जब एमसीसी अप्लाई होता है, वो जैसे किसी सपोज पंजाब के अंदर इलेक्शंस आ गए या राजस्थान के अंदर आ गए, उस टाइम के पीरियड के अंदर एमसीसी अप्लाई हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी पैरालिसिस लाइक जो सिचुएशन है वो क्रिएट होती है बार बार हर स्टेट के अंदर। अगर साइमल्टेनियसली इलेक्शंस हो जाएंगे तो एमसीसी एक बार ही अप्लाई होगा। तो बेटर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो कंटिन्यूड रहेगी। ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया साइमल्टेनियस इलेक्शंस का एमसीसी को लेके। अब हो गया, हमने डिस्कस कर लिया इसके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि अगर हमने इसको लीगल बैकिंग दे दी तो इसके पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस प्रमोट होंगे। यस, मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, वो तो मतलब ईसीआई वैसे भी कर रहा है, लेकिन इसको लीगल बैकिंग देने से और क्या फायदा होगा। मैम मैम रूलिंग एंड ट्रू अपोजिशन वोट पार्टीज में निकल के इक्वेलिटी आएगा। क्रिएट हो जाएगी। सॉरी। मैम रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टी में इक्वेलिटी क्रिएट हो जाएगी हाँ मतलब फेयर आप थोड़ा ग्राउंड। सा उस वे में कह सकते हो कि जैसे जो ईसीआई है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट मशीनरी नहीं होती। और रूलिंग पार्टी पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंस होने के कारण जो रूलिंग और ऑपोजिशन में एक पैरिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो समवेयर इट विल मेक द ईसीआई मोर इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड, आप इस तरह मेंशन कर सकते हो उस वे में सोच के। और इनफैक्ट लीगलाइज करने का एक और भी है कि ऑलरेडी जो ईसीआई के पास प्लेनरी पावर्स हैं, आर्टिकल 324, ये मैंने बहुत बार मेंशन कर दिया। प्लेनरी पावर्स क्या होता है कि विदाउट लिमिटेशन एक इलेक्शंस को मतलब कंडक्ट करवाने के लिए फ्री एंड फेयर ही हो, उसको कंडक्ट करवाने के लिए ईसीआई के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, वो कुछ भी कर सकता है। बस उसका मतलब वही इंटेंट यही होना चाहिए कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। अब ये बहुत वाइडर टर्म हो गया, लेकिन ये ईसीआई के ऊपर होता है कि वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं। तो मतलब ऑलरेडी उनके पास है पावर्स, तो हम इसको लीगल मैंडेट दे देंगे तो और फायदा होगा। और एक और इशू होता है कि जो भी रिटर्निंग ऑफिसर हैं, मतलब जैसे मान लो कि आपका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया उन्होंने, तो एट प्रेजेंट जो है उनके अगेंस्ट जाने के लिए कोई अपील मैकेनिज्म नहीं है। तो अगर एमसीसी लीगलाइज हुआ तो एक ये वाला मैकेनिज्म क्रिएट हो जाएगा, मतलब उनके पास जो उनके ग्रीवेंसेस हैं उसका रिड्रेसल किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं ये कहीं और एक्ट्स के अंदर ऑलरेडी प्रोविजंस हैं। जैसे हमने कहा कि ब्राइबिंग जो है, ऑल्दो ये आरपीआई के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट कहीं ना कहीं करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर ये आ जाता है। कॉम्युनल फीलिंग्स के रिगार्डिंग, कास्ट के रिगार्डिंग कोई भी एनिमिटी प्रमोट की विद इन द ग्रुप्स, ये किसके अंदर आ गया, आरपीआई के अंदर। तो ये दूसरे एक्ट्स के अंदर है। फिर सिटीजन एम्पावर हो जाएंगे कि वो कोर्ट जा सकते हैं। एट प्रेजेंट जो है एमसीसी को लीगल बैकिंग नहीं है, तो इस ईसीआई के पास ही पावर रहती है, जुडिशरी नहीं आ पाती। लेकिन स्टिल अगर हमने लीगलाइज कर दिया, प्रॉब्लम क्या होगी, कोर्ट्स के अंदर चले गए मतलब इलेक्शंस जो है डिले हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसको जो है लो को बार बार अमेंड करना होता है। लेकिन अगर एक एक्ट बन चुका है फिर उसको कौन अमेंडमेंट करेगा, पार्लियामेंट। यस, पार्लियामेंट के अंदर कंसेंसस बिल्ड होना बहुत मुश्किल है। फिर से वो वही हो जाएगा कि जो रूलिंग पार्टी के फेवर के अंदर है वो सिर्फ वही अमेंडमेंट करेंगे। लेकिन टाइमली अमेंडमेंट होने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर के कारण एल्गोरिदम्स वगैरह
इतना कुछ चेंज हो चुका है कि हमें तुरंत अमेंडमेंट करनी पड़ती है, तो ईसीआई बेटर फंक्शन कर सकता है। तो ये हो गया, मतलब एक जो डिबेट होती है लीगलाइज कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप इसको मेंशन कर सकते हो। फिर कुछ एग्जांपल्स हो गई कि एमसीसी के रिगार्डिंग। फिर आता है कि ओवरऑल क्रिटिसिज्म क्या है, वो आपको सिंपल है कि इनफेक्टिवनेस है, क्योंकि अभी भी पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनल्स हैं। मतलब जब हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स करेंगे तो उस टॉपिक को देखेंगे। ऑलमोस्ट 43% के अराउंड जो करंट जो लोकसभा है उसके अंदर एमपीज जो हैं वो उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ केस चल रहा है। फिर अवेयरनेस जो है एमसीसी के रिगार्डिंग वो बहुत कम है, और लीगली बाइंडिंग जो है ये नहीं है, हमने कर लिया। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस हैं, ये नहीं बताया कि ईसीआई क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है कि ईसीआई के पास एक अनलिमिटेड पावर आ जाती है। और ऑल्दो दे हैव इट अंडर आर्टिकल 324, इसके कारण क्या होता है कि वो ईसीआई किसी भी स्टेट ऑफिशियल्स की ट्रांसफर्स कर देते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है स्टेट की वो हर्ट होती है। और ये सोशल मीडिया जो है वो रेगुलेटेड नहीं है। जैसे व्हाट्सएप को लेके, व्हाट्सएप के अंदर मेजर मतलब कितने ज्यादा अकाउंट्स हैं मेजर उनके पास, लेकिन वो रेगुलेटेड नहीं आते, इसी के अंदर कवर नहीं होते एमसीसी के अंदर। और कंप्लायंस डेफिसिट है बाय द रूलिंग पार्टी, ये कुछ क्रिटिसिज्म हो गया अगर एमसीसी की जो एफिशिएंसी है उसके बारे में क्वेश्चन आया। तो हमने पहले जैसे डिस्कस किया कि इसको लीगलाइज कर देना चाहिए या नहीं, एक तो ये डिबेट होगी। लेकिन स्टिल अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें वे फॉरवर्ड देना पड़ेगा, मतलब हम एमसीसी अगर नहीं लीगलाइज कर सकते तो बेटर इसको कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो है मतलब डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए, वहां की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम इसको आरटीआई के अंदर लेके आ सकते हैं। ये मेजर जो है, मतलब आप अगर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है वहां पे भी इसको वे फॉरवर्ड लिखिए, क्योंकि वहां पे भी हम कैसे कैटर कर सकते हैं कि अगर जो पार्टी टिकट है वो बेटर मतलब किसी नॉन करप्ट इंसान के पास जाए, तो वो कैसे होगा, जितनी ज्यादा इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होगी। और सेम पॉइंट जो आप कहाँ पे मेंशन कर सकते हो डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग, अगर वुमेन का जो शेयर है इन पॉलिटिक्स उसको इंक्रीज करने के लिए भी हमें जो है इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी चाहिए। अब आ गया, इसको सीएजी ऑडिट के अंदर लेके आ सकते हैं हम। फिर उसके बाद वही कि आरपीए एक्ट को अमेंड ही कर दे, वहां पे ब्राइबरी को स्पेसिफिकली मेंशन कर दे, प्रिंट मीडिया और ब्राइबरी को लेके सेक्शन 58 बी के अंदर ऐड किया जा सकता है ब्राइबरी, और जो प्रिंट मीडिया उसको भी ऐड किया जा सकता है। और ईसीआई को एम्पावर कर सकते हैं। ईसीआई का जो एम्पावर करना है ये तो सबके अंदर ही आप मेंशन कर सकते हो, इलेक्शंस के रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक आता है, क्योंकि मेन वही है कि अगर ईसीआई जो है उस वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा, अगर वो अपनी जो पावर्स है अंडर आर्टिकल 324 यूटिलाइज करेगा, तो किसी भी चीज को मतलब एमसीसी को लीगलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास अभी भी अनलिमिटेड पावर्स हैं फंक्शन करने के लिए। और कोई भी आप वे फॉरवर्ड सोच पा रहे हो? इसके लिए सेपरेट कोर्ट्स बन सकते हैं ना? सेपरेट कोर्ट्स? मतलब ट्रिब्यूनल या ओके, यू आर सेइंग कि इलेक्शंस डिले ना हो। यस, मतलब अगर हमने मतलब सिटीजन जाता है उनके पास तो इलेक्शंस डिले ना हो, तो डेफिनेटली ये लिख सकते हैं अगर हमने लीगलाइज करना है एमसीसी को। यस। वो वाला लिख सकते हैं कि पीपल सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करके एमसीसी में चेंजेस या कुछ। क्या लेके आया था सीवीजी लैब हाँ जी, बाय ईसीआई? इसीलिए था कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अगर कोई ब्रेक करता है तो कोई भी सिटीजन जो है उसको रिपोर्ट कर सकता है। तो सीवीजी लैब के रिगार्डिंग आप कह सकते हो कि अवेयरनेस जनरेट की जा सकती है उनके पास, मतलब जो इम्पेथाइज किया जा सकता है सिटीजन्स को, अगर वो जितने ज्यादा वो हो जाएंगे मतलब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाया जा सकता है ताकि वो रिपोर्ट करें अगर वो देखते हैं। अभी हम लाइक इग्नोर कर देते हैं, और थोड़ा सा डेटरेंस भी होता है कि पता ना चल जाए उनको कि हमने रिपोर्ट किया है। सीवीजिल ऐप का यूज हो गया तो इससे हम सिटीजन्स वगैरह, अभी इसी से ही जैसे आरटीआई या सीएजी ऑडिट है तो सोशल ऑडिट क्रिएट किया जा सकता है मैकेनिज्म। और मैम एक रैंकिंग भी इंट्रोड्यूस की जा सकती है जिससे सिटीजन्स को नेक्स्ट टाइम पता रहे कि किस पार्टी ने कितना एमसीसी ब्रेक किया, तो बेटर डिसीजन मेकिंग इलेक्शन में। तो हम कह सकते हैं कोई इंडेक्स या रैंकिंग आ सकती है ताकि हम एक कॉम्पिटिटिव
यूज कर पाए। यस, एनी अदर पॉइंट? तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब इसके रिगार्डिंग जो हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है, हमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का पावर्स, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब एक ही बात है, जो भी उसने फंक्शन परफॉर्म करने हैं। मतलब इसका फंक्शन क्या होगा इलेक्शन कमीशन का, कि इलेक्शंस का कंडक्ट करवाना उसी के अंदर आ जाएगा, जैसे प्रेपरेशन ऑफ रोल वगैरह के रिगार्डिंग। पावर क्या होगी, जैसे आर्टिकल 324 के अंदर जो पावर्स हैं इसके अंदर, कि क्या पावर है मेन, के फ्री एंड फेयर कंडक्ट करवाना इलेक्शंस को। तो ये कुछ पावर्स हो गई, हम ये डिस्कस करेंगे। फिर इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फंक्शन सेम बात होगी। अब इसी के अंदर अपॉइंटमेंट की बात की है कि हु इज अपॉइंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। यस, अंकित, आरती। मैम प्रेसिडेंट। सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट सब मतलब इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यस, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन किसकी एडवाइस पर? पीएम की एडवाइस पर। तो मतलब इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। तो ये हो गया जो अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग है ऑफ इलेक्शन कमीशन। इसी के लिए रिसेंटली क्या, पहली बात तो क्या चेंज आना चाहिए कि यहाँ पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन हम ऐड कर सकते हैं ताकि और इंडिपेंडेंट बना सके इस बॉडी को। मतलब इसके लिए एक इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमीशन हो सकता है। इसी के लिए एक रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जज के 5 जज बेंच केस ने ये बोला है कि हमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर्स की जो पोस्ट है उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करें, बट किसकी एडवाइस पर एक कमेटी सेटअप की जाए जिसमें पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब इंक्लूडेड हो। तो ये जो सिलेबस के अंदर अपॉइंटमेंट मेंशन्ड है उसके रिगार्डिंग करंट के अंदर क्या कॉन्टेक्स्ट है ये क्लियर हो गया। और प्रीलिम्स के लिए ये पता होना चाहिए कि कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, और इसके लिए कोई भी ऐसा कोई सिलेक्शन कमिटी नहीं है। तो अपॉइंटमेंट की डिपेंडेंसी किस पर हो गई? सीजी के ऊपर बेसिकली। अब आ जाता है कि क्वालिफिकेशन। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके रिगार्डिंग आपको ये वाले पैरामीटर्स जो हैं ये सोचने हैं। इसी से आपको पता चलेगा कितनी उसके पास पावर है, कितनी इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये अगर हेडिंग्स ध्यान रख लोगे तो सब में आंसर बन सकते हैं। और ये सेम चीज ही हम प्रीलिम्स के लिए भी इतना ही प्रिपेयर करते हैं। बस प्रीलिम्स के लिए हम टेन्योर को प्रिपेयर कर लेते हैं कि कितनी टेन्योर है पर्टिकुलर बॉडी की। अब जैसे क्वालिफिकेशन है, इसकी कोई प्रिस्क्राइब नहीं है, तो सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसको प्रिस्क्राइब कर दें। और इनफैक्ट इसके जो अंडर ऑफिशियल्स होते हैं ये भी डीओपीटी से आते हैं। हम अगर इसको इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट दे देंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कोई भी बॉडीज के अंदर, ट्रिब्यूनल्स के अंदर भी हमने डिस्कस किया था, अटॉनमी का इशू है, मतलब लैक ऑफ अटॉनमी इन बॉडीज, क्योंकि डिपेंडेंसी है फॉर द फंड्स एंड फॉर द ऑफिशियल्स और स्टाफ, किसके ऊपर? सीजी के ऊपर। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट प्रोवाइड किया जा सकता है। कोलेजियम टू अपॉइंटमेंट ये हमने डिस्कस कर लिया। अब सर्विस कंडीशंस, ऑल्दो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका जो सर्विस कंडीशन है वो किसके इक्वल है? सुप्रीम कोर्ट जज के इक्वल। रिमूवल किसके इक्वल है? सुप्रीम कोर्ट जज के इक्वल। तो वो आप मेंशन करोगे कि हाउ मच दिस बॉडी इज इंडिपेंडेंट। बट अगर जो इसके अंदर 2 ईसीज होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, उसकी रिमूवल कैसे होती है? मैम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल देता है तो रिमूव कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के। मतलब जो प्रोसेस है उसके इंक्लूडिंग जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका से इम्पोर्टेंट होता है उसके अंदर, कि अगर वो कह देते हैं तो उसके बेसिस पे वो रिमूव कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो ईसीज हो गए इसके अंडर उसको इक्वली पावर नहीं है। जबकि हमने
एक टर्म होती है कि सीसी और ईसी का इक्वल पावर एट पावर है तीनों, बट स्टिल रिमूवल के टाइम पे सीसी जो है अपर हैंड हो जाता है। अब आ गया कि इनको सेम पावर दी जा सकती है। फिर फंड्स के रिगार्डिंग, नॉट चार्ज ऑन सीएफआई, सीएफआई के ऊपर चार्जेबल नहीं है, इसका मतलब क्या है? इट्स वोटेबल एक्सपेंडिचर। मैम वोट करना मैम पड़ता है वोट उसमें। हाँ, तो वोट हो सकता है, तो मतलब पार्लियामेंट के हैंड में चला गई बात। अब आ गया पावर्स। पावर्स के अंदर क्या है, हमने जो कल डिस्कस की थी, मतलब जैसे एमसीसी है वो लीगलाइज नहीं है, या फिर जो आरपी है मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसके अंदर जो भी इश्यूज हैं वो यहाँ पे एक दो मेंशन किए जा सकते हैं। सोल्यूशन के लिए थोड़े से ऐड किए जा सकते हैं जो हमने पहले देखे हैं, कि जैसे 58B सेक्शन के अंदर ब्राइब स्पेसिफिकली मेंशन किया जा सकता है। फिर पावर टू डी रजिस्टर नहीं है इसके पास, मतलब अगर एक बार रजिस्टर हो गई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उसको डी रजिस्टर करने की पावर नहीं है, ये दी जा सकती है। तो ये कुछ सॉल्यूशन होंगे पावर्स के रिगार्डिंग। रिमूवल में सेम जो लाइक सर्विस कंडीशन की बात थी वैसी ईसी की बात आ गई। फिर पोस्ट रिटायरमेंट कोई भी बार नहीं है, तो मतलब कहीं ना कहीं उनका जो इम्पार्शियल नेचर है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट जो है उनको लाइक गवर्नमेंट के अंदर कोई भी पोस्ट या जॉब प्रोवाइड की जा सकती है। अब आ गई पावर्स या फंक्शंस, ये संकेत। मैम इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन टर्म एंड टेन्योर? टर्म और टेन्योर में कोई डिफरेंस नहीं है, कितनी देर के लिए मतलब वो है, और टेन्योर भी वही होता है। किस कंटेक्स्ट में बात होती है उसमें बात आ जाती है। जैसे टेन्योर मोस्टली यूज किया जाता है कि किसी भी बॉडी का कितना टाइम पीरियड है। टर्म जो है उसको हम लाइक वो भी मैं कर सकते हैं कि जैसे टू, किसी भी कंटेक्स्ट में यूज किया जा सकता है टर्म्स। टेन्योर मोस्टली बॉडीज की या किसी भी पर्सन की लाइफ स्पैन के लिए, मतलब जितनी देर वो रह सकते हैं उसके लिए यूज किया जाता है, बट अदरवाइज टर्म टेन्योर सेम होगा। मैम कुछ बॉडीज होती हैं जिनके लिए ऐसा टेस्ट सीरीज में मैंने पढ़ा हुआ था, लिखा हुआ था कि इट डज नॉट हैव अ फिक्स टर्म बट द टेन्योर डिपेंड अपॉन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। दैट मीन्स मैम इस टाइप से। हाँ, तो मतलब टर्म और टेन्योर जो है फिक्स नहीं है, एक ही बात होगी, बट वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मैम तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्राइम मिनिस्टर एज अ फिक्स टेन्योर, तो मैम ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर है। अब आता है पावर्स। पावर्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के प्रिपेयर कर सकते हो रोल्स, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टीज, कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। एडवाइजरी बॉडी किसके कंटेक्स्ट में होगा? इन केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। कहाँ पे पढ़ते हैं हम? मैम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। और जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर भी हम देखते हैं कि ईसीआई की रिकमेंडेशन लगती है। और इमरजेंसी के केस में कैसी एडवाइस देता है ईसीआई? मैम इलेक्शन डिले करने के लिए कि हम्म सफिशिएंट कंडीशंस अभी इलेक्शन कर सकते एग्जैक्टली, जो नेशनल इमरजेंसी है कि अगर 1 ईयर से ज्यादा बियॉन्ड करने के लिए जब होता है तो वो बताते हैं कि लोकसभा की मतलब जो टर्म है वो एक्सटेंड की जा सकती है नहीं, तो ईसीआई की रिकमेंडेशन ली जाती है कि अभी इलेक्शन जो है कंडक्ट किए जा सकते हैं नहीं। अब जो डिस्प्यूट्स हैं विद रिगार्ड टू रिकॉग्निशन ऑफ पार्टीज या पार्टी के सिंबल्स, अगर पार्टीज के अंदर कोई डिस्प्यूट है तो उसको भी यही एडजुडिकेट करता है। फिर आर्टिकल 324 जो है मेन प्लैनरी पावर्स या एमसीसी के रिगार्डिंग, ये सब इसकी पावर्स होगी ईसीआई की। इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग हमने डिस्कस कर ही लिया कि इसकी जो कंडीशंस रिमूवल है वो इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट जज है, और कोई भी सर्विस कंडीशन जो है चेंज नहीं की जा सकती आफ्टर अपॉइंटमेंट। मोस्टली ये हर किसी में लिखा होता है जहां पे भी इंडिपेंडेंस हमें मेंटेन करनी होती है। अब आ जाता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईसीआई ने अब तक क्या क्या पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं, मतलब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, ताकि हम एक इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर कंडक्ट करवा पाए। कैसे किए हैं? एक तो एमसीसी को जो विद टाइम टीएन सेशान जो है ये मेजर, मतलब आपको एज अ एग्जांपल भी मेंशन करते हो, एज अ इंटीग्रिटी के लिए आप मेंशन करते हो एथिक्स के अंदर। तो इन्होंने ही एमसीसी को बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया था, बहुत ही इम्पार्शियल कंडक्ट था इनका। फिर एपिक कार्ड जो आइडेंटिटी के रिगार्डिंग आया, मतलब आपका वोटर कार्ड। फिर वीवीपैट हो गया जो मतलब जो ऑडिट ट्रेल के लिए आया, ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो कि आप जिसको वोट दे रहे हो, जिसके लिए प्रेस कर रहे हो उसी को ही वोट जा रही है। फिर पोस्टल बैलेट सिस्टम जो है सर्विस वोटर्स को वोटिंग देने के लिए। सी विजिल जो है
एमसीसी का बेटर कंडक्ट करने के लिए लाइक जो भी सिटीजन्स हैं वो रिपोर्ट कर सकते हैं अगर कोई वायलेट करता है एमसीसी को। एसवीप आया, मतलब वोटर्स के अमंग जो है एक अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, वोटिंग के लिए, जिसके कारण वोटर टर्नआउट इंक्रीज हुआ। फिर इलेक्टोरल रोल्स को कंप्यूटराइज किया, मतलब जितनी भी चीजें कंप्यूटराइज होंगी उससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी। फिर मीडिया के रेगुलेशन के लिए वर्क किया, क्योंकि एक साइलेंस पीरियड को कंडक्ट करवाने के लिए बहुत टफ होता है, तो वो उसके लिए भी काम करते हैं। अब एक तो हो गया कि ईसीआई जो है, ये जो पावर्स है मतलब उसको दी गई हैं, जो हमने पहले भी देखा कि जो एमसीसी के अंदर जो है इसके पास प्लेनरी पावर्स होती हैं, लेकिन स्टिल उनका कंडक्ट जो है उतना इम्पार्शियल नहीं होता, उसको वो यूटिलाइज नहीं करते। और इसी तरह हमने देखा कि जो भी उसके अंदर मतलब जो अपॉइंटमेंट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कि डिपेंडेंसी है सीजी के ऊपर, ये सब इश्यूज हो गया, मतलब इंडिपेंडेंस अटॉनमी के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स होगी, चैलेंजेस हो गए। और बात है और क्या चैलेंजेस ये फेस करते हैं। एक तो डिजिटाइजेशन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि एल्गोरिदम्स के थ्रू बहुत मतलब एक जो डिफरेंस था ना पब्लिक और प्राइवेट स्फेयर, वो एक मिनिमाइज हो चुका है। जैसे मोदी जी का खुद का पर्सनल यूट्यूब चैनल है, उस पे वो मतलब अपने लिए मतलब जो भी डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं मतलब वो पार्टी ने या उन्होंने जो भी स्कीम्स वगैरह जो भी लिखे है तो उसका भी एडवर्टीज होता है। तो उस टाइम पे जब साइलेंस पीरियड चल रहा होता है, उस टाइम पे वहां पे उस चैनल पे क्या आ रहा है या फिर क्या एल्गोरिदम्स यूज हो रहे हैं, मतलब जैसे हम यूज कर रहे हैं अभी, इलेक्शंस होने वाले हैं सपोज, तो उस टाइम पे मे बी हमारे पास वही चीज फीड दोबारा आ रहा हो, लेकिन वो वीडियो में भी 3 मंथ्स या 2 मंथ्स पहले की हो, वो फीड तो अभी भी आ रहा है। तो इसको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है, तो डिजिटाइजेशन की वजह से चैलेंज क्रिएट हुआ है। फिर फंडिंग को लेके एडीआर की रिपोर्ट है कि अगर 69% जो है टोटल इनकम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज वो अननोन सोर्स से आता है। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम और ज्यादा इंक्रीज होगी, किसकी वजह से, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वजह से, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हम मेजर किस वजह से लेके आए थे, किस पर्पस के लिए लेके आए थे, एनोनिमिटी के लिए। एनोनिमिटी क्यों चाहिए, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज को ये पता ना हो मतलब बाहर कि किसकी वजह से मतलब कहाँ से फंड्स आ रहे हैं, कहाँ से फंड्स आ रहे हैं ये नहीं पता होगा, तो इससे क्या फायदा होगा। मैम फेवर नहीं कर पाएंगे बाद में। हम्म। तो जो हम क्रोनी कैपिटलिज्म को लेके इस सब को प्रॉब्लम को हम कैटर कर पाएंगे, लेकिन इससे और क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि पब्लिक को नहीं पता चल रहा है कि कहाँ से आ रही है, गवर्नमेंट मतलब ईसीआई के पास वो डाटा नहीं पहुंचता, उसकी वजह से उल्टा और ट्रांसपेरेंसी कम हो गई। तो अननोन सोर्स से आता है, मतलब ब्लैक मनी जो है वो यहाँ पे यूज होती है। ब्लैक मनी बहुत छोटा है, इनफैक्ट मनी लॉन्ड्रिंग जो है वोवली मनी यहाँ पे यूज हो रही है। तो ये कुछ चैलेंजेस होगी फंडिंग को लेके, डिजिटाइजेशन को लेके, और इसकी के वो जो है स्टाफ को लेके मतलब डिपेंडेंसी होती है। ये हो गए खुद जो चैलेंजेस फेस कर रहा है ईसीआई। अब इसी के रिगार्डिंग मतलब इसी में हम सोच सकते हैं कि किस तरह के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आने चाहिए। और एक क्वेश्चन जो आया है प्रीवियस ईयर के अंदर इसके रिगार्डिंग, टू enhance the quality of democracy in India, ECI has proposed electoral reforms in 2016। अभी इन्होंने स्पेसिफिक, ऑल्दो उस टाइम पे ये न्यूज के अंदर होगा क्योंकि ये 2017 में पूछा है तो 16 का करंट अफेयर्स हो गया, लेकिन स्टिल जो भी मेजर हुआ होगा उस टाइम पे वो तो आपको पता होगा। बाकी आप एक ब्रॉड जो है रिफॉर्म्स उसको मेंशन कर सकते हो, क्योंकि ईसीआई ने उतना तो किया होगा जो आप सोच सकते हो। तो मतलब जो हमें पता है कि आने वाले मतलब आने चाहिए उस तरह के रिफॉर्म्स, जैसे ट्रांसपेरेंसी के लिए वर्क किया, इस तरह के वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। अब आ गया हाउ फार आर दे सिग्निफिकेंट टू मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। तो ये स्पेसिफिकली 2016 के अंदर जैसे तब वीवीपैट वगैरह स्टार्ट हुआ था उसी के रिगार्डिंग इन्होंने पूछा। अब अगर हम देखते हैं क्वेश्चन 2018 के अंदर इन्होंने ईवीएम के रिगार्डिंग, क्योंकि तब कंट्रोवर्सी चल रही थी, मतलब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी का जो ईवीएम्स के ऊपर क्वेश्चन उठाया था उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा। उस टाइम पे वीवीपैट वगैरह आया था, उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा। तो जो भी मेजर रिफॉर्म आए होंगे, जैसे अभी सर्विस वोटर्स के रिगार्डिंग चल रहा है कि उनको हमने इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट का वो दे दिया। एनआरआईज को जो है वोटिंग प्रॉक्सी वोटिंग दी थी, अब बाद में ये भी न्यूज मतलब ये भी था कि वो भी पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट कर पाए, ये न्यूज के अंदर था। तो अभी न्यूज के अंदर और क्या क्या था इलेक्शंस के रिगार्डिंग, अमेंडमेंट आया था
ये इम्पोर्टेंट तो नहीं रहेगा क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इतनी मेजर चेंजेस नहीं है जैसे आधार के साथ लिंक करना, बट ये कंट्रोवर्सी रहा। पहले कहा कि इसको आधार के साथ लिंक करना मैंडेटरी है, लेकिन बाद में आया कि इट्स नॉट मैंडेटरी। अब ये मैंडेटरी क्यों नहीं है, ये मे बी प्रीलिम्स के अंदर एक लाइन मेंशन की आ सकती है। 2020 में आधार के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था स्पेसिफिकली कि इंश्योरेंस के लिए, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हम आधार को मैंडेटरी कर सकते हैं नहीं, CFI स्कीम्स के लिए कर सकते हैं नहीं, कितनी परसेंट कितने मंथ्स का डाटा यहाँ पे स्टोर होता है, कितनी ट्रांजेक्शन, ये सब में क्वेश्चन आया था 2020 के अंदर। फर्स्ट चीज कोई मैंडेटरी नहीं है, क्यों? क्योंकि आधार क्या है, इट्स अ प्रूफ ऑफ, ओके मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको बता देना कि किस चीज का प्रूफ है। इट्स अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। सेकेंड पॉइंट इज प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। Proof of residence. रेजिडेंस का। यस, दिस इज प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। इसका मतलब क्या है कि अगर हम आधार मैंडेटरी कर देंगे या आधार को एज अ इलेक्शन के साथ वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो सिटीजन नहीं है बट रेजिडेंट है उसको मिल जाएगा। रेजिडेंट का क्या मतलब है, मतलब आप अगर अराउंड 6 मंथ्स यहाँ पे रह रहे हो इंडिया के अंदर, तो उसको वो आधार ले पाता है। वो आपने सुना होगा NRC वगैरह के रिगार्डिंग जो न्यूज, चलो वो ऑल दो टुगेदर वो डिफरेंट टॉपिक है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि ये न्यूज के अंदर चल रहा था, लेकिन अब ये फाइनली है कि मैंडेटरी नहीं है इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। और इलेक्शन के अंदर क्या न्यूज के अंदर था, रिफॉर्म्स के लिए क्या आ रहा है, साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए न्यूज के अंदर था। अभी जो है एक पैनल सेटअप किया गया जिसके अंदर जो रामनाथ कोविंद जी हैं वो हेड कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को देखने के लिए, साइमल्टेनियस इलेक्शंस। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस पहले तो पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होगा, कि हम इंडियन जो इलेक्शन साइकिल है उसको इस तरह स्ट्रक्चर कर देंगे कि सारे इलेक्शंस, मतलब जो लोकसभा के हैं और स्टेट असेंबलीज के हैं, वो सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, तो एक ही टाइम पे इलेक्शंस हो जाएंगे। मतलब हमारे जो MPs हैं और MLAs जो हैं वो एक ही टाइम पे अपॉइंट होंगे। अब आता है क्वेश्चन, क्या इंडिया में पहले साइमल्टेनियस इलेक्शंस कभी होते थे? यस मैम, 1951 में। अगर हम देखते हैं 1967 से पहले इंडिया के अंदर साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही थे, क्योंकि उसी के बाद जो है जब अलग से दोबारा मतलब स्टेट्स के अंदर डिफरेंट रीजनल पार्टीज आने लग गई, या फिर जो हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट रूल का यूज होके वहां पे जो मतलब प्रेसिडेंट रूल लगा के क्या हो जाएगा, उसको हटा देते थे स्टेट गवर्नमेंट को, उसके बाद चेंजेस आने शुरू हुए। लेकिन 1967 से पहले इंडिया के अंदर साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही होते थे। एक तो ये चीज क्लैरिटी हो। अभी भी कुछ स्टेट्स का जो है सिंक्रोनाइज्ड है, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, असम हो गया, तो कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनके स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस जो हैं लोकसभा इलेक्शंस के साथ सिंक्रोनाइज्ड हैं। तो ये हो गया। तो कुछ स्टेट्स के अभी भी सिंक्रोनाइज्ड हैं, ये क्लियर हो गया, साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं। अब इनका फायदा क्या होगा, अगर एक ही टाइम पे सब जगह इलेक्शंस होंगे तो इससे क्या फायदा होगा? मैम डेवलपमेंट हैम्पर मैम नहीं होगा, एक्सपेंसेस मॉडल कम हो कोड जाएंगे। देता है तो। तो अंकित ने बोला कि डेवलपमेंट हैम्पर नहीं होगा। डेवलपमेंट हैम्पर नहीं होगा क्योंकि बार बार कंट्री के अंदर MCC जो है अप्लाई नहीं होगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। उसके कारण क्या होगा, कोई भी डेवलपमेंट हैम्पर नहीं होगा। और आरती ने बोला कि जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि एक ही टाइम पे इलेक्शंस होंगे, तो जो जो भी कैंपेनिंग वगैरह को लेके, हर चीज को लेके जो इलेक्शंस है वो मतलब एक्सपेंसेस है वो रिड्यूस किए जा सकते हैं। तो सेविंग ऑफ पब्लिक मनी, और जो डेवलपमेंट है वो हैम्पर नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस जो है डेवलपमेंट एक्टिविटीज पर ही रहेगा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उस पर स्ट्रेन कम होगा, और सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी, सिक्योरिटी फोर्सेस पे, क्योंकि जैसे AFSPA वगैरह जो है, मतलब जो भी फोर्सेस CAPF वगैरह यहाँ पे डिप्लॉय कर दी जाती हैं जब इलेक्शंस होते हैं, तो ये सब जो है मतलब डायवर्जन कम होगा। डायवर्जन कम होगा तो हमारी जो इंडिया की सिक्योरिटी है वो हैम्पर नहीं होगी। अब आता है इनविजिबल जो है सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट। मैन आवर्स का जो है लॉस होता है, क्योंकि टीचर्स वगैरह जो है मतलब वो एब्सेंट रहते हैं स्कूल से उस टाइम पे इलेक्शंस के दौरान। तो ये कुछ एडवांटेजेस हो गए। मेजर तो यही है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है वो हैम्पर नहीं होगा इससे, और इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो है वो कम किया जा सकता है।
अब इलेक्शन एक्सपेंडिचर हमने कहा कि कम हो सकता है, बट ये भी क्लियर होना चाहिए कि जब साइमल्टेनियसली इलेक्शंस होंगे तो इसका मतलब क्या है, हमें एक ही टाइम पे ज्यादा ईवीएम्स चाहिए होंगी, वीवीपैट चाहिए होंगी, तो एडिशनल 30 lakhs के अराउंड चाहिए होंगी, और उनको रखने के लिए वेयर हाउसिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो एक बार लाइक अप्रोक्सीमेटली देखते हैं तो वन टाइम एक्सपेंडिचर हमें लाइक इंकर करना पड़ेगा 9,000 crores के अराउंड टू कंडक्ट साइमल्टेनियस इलेक्शंस। अब आता है कि ऑपरेशनली फिजिबल इसको बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना कंसेंसस कैसे बिल्ड करेंगे ना, मतलब अगर एक ही टाइम पे इलेक्शंस करने हैं तो उसका मतलब क्या है, कुछ जो असेंबली इलेक्शंस हैं, कुछ भी जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं जिनका जैसे टेन्योर अभी भी 5 साल पड़ी हो, मे बी मतलब 3-4 years पड़ी होती, लेकिन हमें उनको डिसॉल्व करना पड़ेगा उनके साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए। तो आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 के अंदर टेन्योर है 5 years उनकी, लेकिन ये हमें डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है हमें आरपीए एक्ट 1951 के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट के थ्रू ही साइमल्टेनियस इलेक्शंस, पहली बात ये पूछा जा सकता है कि इसको कैसे लेके आ सकते हैं। अब जो इसका प्रेजेंट फॉर्म क्या है, मतलब करंटली जो है जिसके अंदर बार बार इलेक्शंस होते हैं तो उतनी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी भी हम एस्टेब्लिश कर पाते हैं, एक तो ये फायदा होता है। और ऊपर से अगर हम मतलब देखते हैं कि साइमल्टेनियसली इलेक्शंस होंगे, सपोज करो कि एक ही टाइम पे हो रहे हैं, मतलब हमने एमपी और एमएलए एक ही टाइम पे वोट दे के आनी है। अभी भी ऐसे होता है कि जैसे लोकल रीजन के अंदर जैसे हम एमएलए की वोट देने जाते हैं, उस टाइम पे हमारे जो लोकल रीजन पे जो एमएलए खड़े हुए हैं मे बी वो बेटर हो फॉर, मतलब जैसे दो ऑप्शंस हैं, एक एमएलए जो है हम उसलिए चूज करना चाहते हैं क्योंकि वो हम सिटी के अंदर उसकी जो रेपुटेशन या हमें लगता है कि वो बेटर वर्क करेंगे, बट जो दूसरे एमएलए हैं उनके वो ऐसी पार्टी से एसोसिएटेड है, मतलब स्टेट के अंदर जिसके चांसेस हैं जीतने के, और वो पार्टी ज्यादा बेटर है, तो आप किसको वोट दोगे, मतलब एक्स या वाई। एक्स जो है मतलब लोकल लेवल के लिए वो ज्यादा बेटर है, लेकिन वाई जो है वो जिस पार्टी से एसोसिएटेड है वो एक तो स्टेट के अंदर जीतने वाली है, प्लस उसके मतलब वो बेटर है दूसरी पार्टी से, तो आप एक्स को मैम दोगे वन वोट, वाई। वाई को। ओके, अदर्स? मैम एक्स को। रूपाली? वाई। मतलब एक डाउट क्रिएट हो गया, जबकि मतलब अगर हम देखते हैं तो हमें बिना सोचे समझे, मतलब अगर हमें सिटी के अंदर चेंज लाना है तो एक्स को वोट देना चाहिए, लेकिन स्टिल हमारा डिसीजन चेंज होगा ही होगा, क्योंकि एक स्टेट लेवल पर एक पार्टी आएगी तो वही फंड जो है आगे देगी। तो इसी वजह से क्या है कि जब सेम टाइम पे होंगे हम, जो है जो सेंट्रल पार्टी है जो वहां पे पॉइंट होगी नेशनल पार्टी, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान रहेगा, मतलब उसके जीतने के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो जो लोकल रीजनल पार्टीज हैं उनको लॉस होगा इस केस सिनेरियो के अंदर। एक तो रीजनल पार्टीज को लॉस होगा, दूसरी चीज जो लोकल इंटरेस्ट्स हैं वो इग्नोर हो जाएंगे, जो हमारा मतलब एक हम चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का उसको हर्ट करेगा। और इसी के ऊपर जो है जो क्वेश्चन मतलब जो आप लोगों ने बताया था यूपीपीसीएस के अंदर जो पूछा था, रीजनल पार्टीज का क्या रोल है, या फिर हिमाचल का पूछा था रीजनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और इनफैक्ट यूपीएससी के अंदर 2022 के अंदर पूछा व्हाइल द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज फेवर सेंट्रलाइजेशन, रीजनल पार्टीज इन इंडिया फेवर स्टेट ऑटोनॉमी। तो कहीं ना कहीं वही इंडिकेट करता है चीज। और यहाँ पे भी इंडियन पार्टी सिस्टम इज पासिंग थ्रू द फेज ऑफ ट्रांजिशन इन विच लुक्स टू बी द फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस, ये हम डिस्कस करेंगे ऑल दो। तो जो रीजनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज का जो कंसेप्ट है उसको ये हर्ट करेगा, ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो वोटर का बिहेवियर है इससे इम्पैक्ट होगा, वो नेशनल इश्यूज को ज्यादा ऊपर रख देगा लाइक स्टेट इश्यूज की जगह। अब आ गया, ये हमने डिस्कस कर लिया कि इसके चैलेंजेस क्या हैं और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। अब ये मेन क्वेश्चन है कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो हैं इसको लाना अभी डिफिकल्ट है, कंसेंसस बिल्ड, वो तो आप लिखोगे कि हम एक लाइक फेज बाय फेज मैनर में इसको लेके आया जा सकता है, मतलब जैसे हो सकता है कि एक बार कुछ स्टेट्स के अंदर डिसॉल्व करके हम मैच कर दे सिंक्रोनाइज, फिर नेक्स्ट टर्म के अंदर हम कुछ स्टेट्स का कर दे, मतलब जैसे किसी की सिर्फ 2 ही ईयर्स या 1 ही ईयर बचा है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, नेक्स्ट ईयर किसी दूसरी पेंडिंग स्टेट्स को सिंक्रोनाइज किया जा सकता है, तो फेज मैनर में इसको किया जा सकता है। और कोई एक कमिटी सेटअप हो जानी चाहिए इसके लिए, जैसे अभी करी दी है जिसके अंदर फॉर्मर प्रेसिडेंट जी हैं। अब उसका जो भी वो आएगा रिजल्ट,
पब्लिक के साथ डिस्कस किया जा सकता है, तो हम इसको फाइनली लेके आ सकते हैं। और लॉ कमीशन ने भी यही बात बोली थी कि जिस भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म जनरल इलेक्शन से 6 महीने बाद एंड होने वाला है, तो मतलब अभी 6 मंथ्स अब उसके बच्चे होते, उसको हम एटलीस्ट क्लब कर दें, फिर नेक्स्ट टर्म में कर देंगे। और प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन की जगह हम एक मतलब जो होता है कि डेमोक्रेसी के थ्रू ही कर सकते हैं उसको डिसॉल्व, क्या यूज करके, नो कॉन्फिडेंस मोशन को यूज करके, इस तरह भी किया जा सकता है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस का करंट के अंदर इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अभी कमिटी स्टेब्लिश की है, इसका मीनिंग क्लियर हो गया। पहले 1967 से पहले होता ही था, कुछ स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी है। अब एडवांटेजेस क्या है, चैलेंजेस क्या है और क्या कर सकते हैं। अब आता है टॉपिक इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ये सिंपल मतलब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ चुके होंगे कि इंडियन सिटीजन ही कर सकते हैं इसके थ्रू परचेज, या फिर कोई भी एंटिटी स्टैब्लिश्ड है इंडिया के अंदर। अब कोई इंडिविजुअली हो या ज्वाइंट, इस तरह इसको परचेज किया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ एथोराइज्ड इश्यूअर कौन है, एसबीआई है। और सिर्फ जो रजिस्टर्ड पार्टीज हैं जिनको 1% ऑफ द वोट्स मिली हो लास्ट जनरल इलेक्शन के अंदर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, वही उनको ही सिर्फ क्या मिल सकता है, ये फंड मिल सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। अब मैंने डिस्कस कर लिया है कि एनोनिमिटी के लिए इसको लाया गया था, तो मतलब आप जब पॉजिटिव लिखोगे इसके तो एनोनिमिटी के लिए, इससे एनोनिमिटी आएगी। और क्या किया जा सकता है, फंडिंग के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इसको लेके आए गए, जो भी पॉजिटिव है वो लिखने हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, एडीआर के अकॉर्डिंग 2017 से लेके 2022 तक 9,000 करोड़ जो है इलेक्टोरल बॉन्ड से आया है। इनफैक्ट नेशनल पार्टीज को फंडिंग यहाँ से डोनेशन 743% इंक्रीज हुआ है, स्टेट पार्टीज के पास भी बहुत ज्यादा जा रहा है यहाँ से। तो अनोनिमिटी जो है इससे ज्यादा बढ़ रही है, उसके कारण जो एक राइट टू नो, राइट टू इंफॉर्मेशन का जो राइट है सिटीजन्स का, वो हैम्पर हो रहा है इसके कारण। और ज्यादा ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर। तो ये कुछ हो गया, मतलब आप मेंशन कर सकते हो अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आया, ऑल्दो चांसेस कम है क्योंकि टॉपिक पुराना हो गया है। अब आता है इलेक्टोरल बॉन्ड से लिंक्ड क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड से और ज्यादा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है क्योंकि क्रिमिनल्स की फंडिंग जो है इससे इंक्रीज हो रही है। और इनफैक्ट और क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्रॉनिक कैपिटलिज्म भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट 50% के अराउंड जो है फंडिंग इंक्रीज हुई है बाय द कॉर्पोरेशंस। तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म ये इंक्रीज हुआ, क्रिमिनलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी कम, तो लाइक सिटीजन्स का राइट टू इंफॉर्मेशन है वो हैम्पर होगा। तो ये हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इश्यूज। मैम यस आरती। मैम अगर एसबीआई इशू कर रहा है तो जैसे मैम उसको तो पूरी जानकारी होती होगी ना कि कौन किसको क्या दे रहा है जैसे। एक ये भी आपने अच्छा पॉइंट उठाया, मतलब ये भी इसका क्रिटिसिज्म करते हैं कि जैसे एसबीआई जो है गवर्नमेंट बैंक है, इसके पास सारी इंफॉर्मेशन आएगी तो मतलब कौन देख सकता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन है, रूलिंग पार्टी। अब किसको फायदा होगा, रूलिंग पार्टी को। तो इसका मतलब ये है कि जो भी फंड्स ऑपोजिशन के पास जा रहे हैं वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं और उनको मे बी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो उनके लिए, जो ऑपोजिशन को फंड्स दे रहे हैं। अब वो मतलब हम इस लेवल पे नहीं समझ सकते, लेकिन वो जैसे लाइक 100 करोड़ किसी इंडिविजुअल्स के भी आ रहे होंगे या कोई कॉर्पोरेशंस कंपनीज के लिए आ रहे होंगे, तो पॉलिसीज को उनके अगेंस्ट फॉर्म किया जा सकता है, मे बी उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब जो भी इनका वो रहता है वो भी हो सकता है। ये अच्छा पॉइंट था, मतलब ये भी चैलेंज है, ये इसको भी कोट किया जाता है बिकॉज दिस इज अ गवर्नमेंट बैंक। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यहाँ पे एक डायग्राम बना सकते हो कि 24% से 43% जो एमपीज हैं इन करंट लोकसभा जो है उनके अगेंस्ट कोई ना कोई क्रिमिनल चार्ज है। एक तो ये हो गया डायग्राम। एक कोट प्रिपेयर की जा सकती है कि राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, मतलब किसी भी कंट्री का कोई लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है उस पे उस कंट्री का वेलफेयर जो है डिपेंड नहीं करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, जो उसको एडमिनिस्टर कर रहा है, मतलब जिसके हाथ में पावर है वही जो है इंश्योर करेगा कि लोगों को कितना वेलफेयर होता है। तो क्रिमिनलाइजेशन अगर क्रिमिनल होगा तो कैसे इंश्योर हो सकता है,
तो ये हो गया, कुछ हम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, एक डाटा हो गया। फिर उसके बाद आता है रीजंस, क्या हो सकते हैं इसमें। स्टेक होल्डर वाइज अगर हम सोचेंगे, वोटर्स वोटर्स दे ही क्यों रहे हैं वोट, क्योंकि कोई वो नहीं है, चेंज लाने की एपैथी नहीं है। जैसे हमने कल ही डिस्कस किया था कि नोटा को क्यों नहीं प्रेस कर रहे न्यू जनरेशन, और इनफैक्ट फ्यू वोटर्स आर नॉट अवेयर कि क्या उनके पास राइट्स हैं। अब क्रिमिनल्स जो हैं वो क्यों कर रहे हैं यहाँ पे पॉलिटिक्स में, लॉबिंग क्रिएट करने के लिए, उनका बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए। जितना उनका दबदबा होगा गवर्नमेंट के ऊपर, उतना उनको नहीं पकड़ा जाएगा। कहाँ पे काम आता है ये, आपने कहाँ पे पढ़ा है ये चीज, GS3 का कौन सा टॉपिक? मैम इम्यूनिटी। ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर आप इम्यूनिटी की बात कर सकते हो। ऑर्गेनाइज क्राइम कैसे चलेगा, क्योंकि वो पॉलिटिक्स जो पार्लियामेंट्रियंस हैं उसके अंदर लॉबिंग क्रिएट करते हैं। ये हो गया, ऑर्गेनाइज क्राइम ऐसे चलते हैं, तो इंटरनल सिक्योरिटी वहां पे ये लिंक होता है टॉपिक। अब आ गया पॉलिटिकल पार्टीज, वो क्यों चाहती हैं कि क्रिमिनल हो उनके अंदर, क्योंकि फंड्स मिलते हैं वहां से, और विनेबिलिटी जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। ADR की रिपोर्ट है, जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा उसके डबल चांसेस होंगे विन करने के। मतलब कितना ज्यादा मतलब एक आयरॉनिकली रॉन्ग है ये चीज, बट स्टिल इट्स देयर। अब आता है लो, मिसयूज ऑफ RP एक्ट। कल हमने डिस्कस किया था, सेक्शन 8 के अंदर क्या है कि अगर 2 years और मोर जो है इम्प्रिजनमेंट है, तो 6 years का बैन है। सेक्शन 11 के अंदर ECI को एम्पावर किया हुआ है कि वो जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। कन्विक्शन रेट बहुत लो है, मतलब अगर केस चल भी रहा होता है तब भी ज्यादा कुछ होता नहीं है उस पे। पुअर इन्वेस्टिगेशन है, हमने कल मतलब पहले डिस्कस कर रखा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर विंग है और इन्वेस्टिगेशन विंग है वो सेपरेट नहीं है, और इनफैक्ट फोरेंसिक्स वगैरह की जो नॉलेज है वो बहुत कम है। जुडिशरी के अंदर पेंडेंसी है, तो मतलब कुछ होता नहीं है उसके बाद। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनल्स बढ़ते जा रहे हैं। अब जब हम पुलिस रिफॉर्म्स पढ़ेंगे तो उसके साथ लिंक करना है कि इसी की वजह से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पुलिस हो रहा है। और ये बात किस कमिटी ने कोट की थी, ये आपको बहुत जगह पे कमिटी काम आएगी, वोहरा कमिटी। वोहरा कमिटी जहाँ पे भी मतलब बहुत जगह लिखना होता है, जैसे हम प्रॉब्लम्स लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, नेक्सस बिटवीन क्रिमिनल्स एंड पॉलिटिशियंस। जैसे GS3 के अंदर भी आप मेंशन करते हो कि गवर्नेंस रिफॉर्म्स क्यों नहीं आ रहे, या फिर कोई भी प्रॉब्लम लिखनी है वहां पे चैलेंज के अंदर, आप गवर्नेंस के अंदर ये मेंशन कर सकते हो कि नेक्सस होता है, तो वहां पे ब्रैकेट में लिख दो वोहरा कमेटी। इसने बेसिकली ये बात मेंशन की थी कि पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनल्स के आने के बाद पूरा सिस्टम डिसरप्ट हो गया है। उसके कारण हर डिपार्टमेंट जो है वहां पे क्रिमिनल्स पहुंच गए हैं। उसका मेजर इम्पैक्ट जो है पुलिस के ऊपर हुआ है, वहां पे क्रिमिनलाइजेशन हो गया। क्योंकि लिंक कैसे क्रिएट होगा, क्योंकि पुलिस के अंदर ही जो है, अगर पुलिस फेयर नहीं होगी तो क्या होगा, अगर फेयर हो जाएगी तो क्या होगा, वो चाहे काम मतलब अगर वो चाहे पॉलिटिशियंस भी हैं दे कैन अरेस्ट, बट अगर वो इनके साथ लिंक्ड होंगे, मतलब एक पूरा लॉबी क्रिएट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकेगा। और हमने देखा ही है कि जो मतलब अंडर ट्रायल्स होते हैं, इनफैक्ट उनका कोई मतलब ब्लेम होता भी नहीं है, स्टिल उनको अंदर जेल में अंदर डाल देते हैं। तो पुलिस आती है यहाँ पे, तो वोहरा कमेटी याद रखनी है, हर जगह कोर्ट हो सकती है ये। अब आता है वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। हमने पहले देखा था कि स्टेट फंडिंग जो है इसको लेके आ सकते हैं, ताकि जो फंड्स का प्रॉब्लम है वो रिजोल्व हो जाए। क्योंकि हमने कहा ना कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों टिकट दे रहे हैं क्रिमिनल्स को, क्योंकि वो फंड्स देते हैं। तो इसका वो क्या हो सकता है वे फॉरवर्ड, की स्टेट फंडिंग लेके आ जाए। तो हमने पहले देख लिया है कि स्टेट फंडिंग से लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, कि ये भी स्टेट का जो पब्लिक एक्सटेकर है वो भी यूटिलाइज हो जाएगा, जो बाहर से इनको मिलता है वो तो ये करेंगे ही स्पेंड। अब RTI, ये गलत लिख रखा है, RTI के अंदर इसको लेके आ सकते हैं हम। CAG ऑडिट हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज का। फिर ब्राइबिंग को लेके इसको ऑफेंस बना सकते हैं स्पेसिफिकली। सेक्शन 58B ये मेजर अमेंडमेंट आनी चाहिए RP एक्ट के अंदर, ये ध्यान रखना है, सेक्शन 58B। फिर ECI को एम्पावर करेंगे हम। हर जो इलेक्शन के अंदर जितने भी जो भी टॉपिक आ जाए, अगर वहां पे वे फॉरवर्ड लिखना है तो ECI को एम्पावर करना इंपॉर्टेंट है। एम्पावर मतलब किस तरह लिख सकते हो, कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इंक्लूड करे प्रोसीजर के अंदर, जो करंट जो 5 जज बेंच ने बोला है, आप वो भी लिख सकते हो कि CGI हो जाए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो जाए, और प्राइम मिनिस्टर तो है ही। मतलब एक सिलेक्शन कमिटी स्टैब्लिश की जा सकती है, और जो वोटर्स हैं उनको एजुकेट कर सकते हैं हम।
अब आता है स्टेप्स क्या लिए गए हैं इसको कम करने के लिए। एक तो जुडिशियल इंटरवेंशन, कल हमने देख लिया था लिली थॉमस केस, क्या बोला था? मैम मोर देन 2 years की इम्प्रिजनमेंट होगी तो डिबार कर दिया जाएगा इलेक्शन के लिए। मतलब डायरेक्टली हो जाएगा, जो 3 मंथ्स की विंडो थी वो खत्म कर दी। फिर एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्रिमिनल और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को डिक्लेयर करना है। अभी राम सिंह केस क्या बोला था? कॉमनलिज्म के लिए। जो भी मैम रिलीजन के बेसिस पे एनिमिटी अगर वोट मांग रहे हैं, मतलब एक बिटवीन टू ग्रुप्स जो एनिमिटी को स्प्रेड कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग आया। वीवीपैट, नोटा, ये सब जुडिशरी की ही देन है। अब आता है लेजिस्लेटिव मेजर्स क्या लिए गए। फास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स लिखा है यहाँ पे, कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को सेटअप किया गया। प्रोएक्टिव मीडिया, उसका रोल रहा, मतलब प्रोएक्टिव मीडिया जो एक डेटरेंस क्रिएट की अमंग पॉलिटिकल पार्टीज कि वो क्रिमिनल्स को वोट ना दे, मतलब वोट कैरी टिकट ना दे। अब ईसीआई का क्या है? हम्म अब ईसीआई ने क्या किया है? सीविजिल ऐप लेके आए एमसीसी के रिगार्डिंग। गरुड़ ऐप आई स्वीप वोटर टर्नआउट के लिए, मतलब वोटर्स के अगेंस्ट जो है एक अवेयरनेस जनरेट करने के लिए एमसीसी को रेवोल्यूशनाइज किया, एवोल्यूशन किया। जो मेन क्या नाम था? टीएन सेशान, ये आपको याद रहना चाहिए। अब आता है उसके बाद और क्या क्या जुडिशरी ने बोला अभी रिसेंटली में। एक तो यही आप लिख दोगे। अगर ऐसे पूछा कि जुडिशरी ने अभी करंट रिफॉर्म्स क्या किए हैं सुजेस्ट, एक तो ईसीआई के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, और लिली थॉमस और अभिराम वाला लिख सकते हैं, नोटा भी। हाँ मतलब वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, वो तो हमने डिस्कस कर लिए। और क्या है, एक जो पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के अंदर लेके आना है, ये भी जुडिशरी ने 2019 के अंदर बोला था। सोशल मीडिया के रेगुलेशन के रिगार्डिंग बात की है। मैम एक्सपेंसिव पे कैप लगना चाहिए वो पॉलिटिकल पार्टीज के, अभी सिर्फ पर्टिकुलर उस पे। हम्म तो ये कुछ रिफॉर्म्स हो गए जो जुडिशरी ने हमें रिकमेंड किया है, सुजेस्ट किए हैं। तो आप इसी को यूटिलाइज कर सकते हैं, और ऑलरेडी जो हो गया है वो हमने देख लिया है। तो ओवरऑल अगर हमने, मतलब सपोज करो इस तरह का क्वेश्चन आता है कि इलेक्शंस के अंदर क्या रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए, तो आप सोचो कि एक प्रोसेस बना सकते हैं कि पहले कि जो वोटिंग राइट है उसको इंश्योर करने के लिए आप क्या कह सकते हो। जो आरती ने बात की थी कि हम एक डिजिटाइज कर सकते हैं वोटिंग सिस्टम, मतलब जो भी इफेक्टेड एरियाज है वहां पे डिजिटाइज करके, मतलब एक माइग्रेंट्स को राइट मिले। अब जैसे सर्विस वोटर्स के लिए राइट हो गया। फिर एनआरआई के लिए जो हम कहते हैं कि वो लेके आ सकते हैं हम इन फ्यूचर। एनआरआई को अगर हम दे देंगे ना पोस्टल बैलेट के थ्रू, तो उससे भी ये फायदा होगा कि उनका जो इंटरेस्ट है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो उससे और भी ज्यादा वो जो वहां पे मतलब बेनिफिट है बाहर की कंट्री से इंडिया आ सकते हैं। तो ये हो गया वोटिंग राइट्स के अंदर कुछ रिफॉर्म्स आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आता है आपके, जो ईसीआई जो इसको कंडक्ट कर रही है इलेक्शंस को, उसके अंदर आप रिफॉर्म सोचो। फिर जो कंटेक्स्ट कर रहे हैं इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज, उसके अंदर चेंजेस कि वही आरटीआई के अंदर लेके आओ, सीएजी ऑडिट हो सकता है, इस तरह के। अब इन पॉलिटिकल पार्टीज को क्या आ जाएंगे इलेक्शंस के लिए फंड्स। अब यहाँ पे सोचो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर चेंज हो सकता है। और स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस हमने डिस्कस किया। और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के अगेंस्ट हमने क्या किया है डिस्कस। वोटर्स के अगेंस्ट अमंग अवेयरनेस स्प्रेड की जा सकती है। तो मतलब जो इनको वोट दे रहे हैं वोटर्स, उनके लिए अवेयरनेस जनरेट करें हम, और ज्यादा इम्पावर करें। इस तरह के आप रिफॉर्म्स मेंशन कर दोगे। और साइमल्टेनियस इलेक्शंस के अंदर ही क्या न्यूज के अंदर है कि हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस लेके आ सकते हैं। अब आता है लास्ट टॉपिक, स्टेजेस ऑफ पार्टी सिस्टम। इसको इसलिए कवर किया है
एक जो हमने पहले क्वेश्चन देखे हैं दो, एक तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज फेवर सेंट्रलाइजेशन, रीजनल पार्टीज आर इन द फेवर ऑफ स्टेट इकोनॉमी। मतलब कहीं ना कहीं ये रीजनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो पहले आप लोगों ने यूपीपीसीएस और हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो क्वेश्चन था उसी के साथ लिंक होता है। और इंडियन पार्टी सिस्टम इज पासिंग थ्रू द फेज ऑफ ट्रांजिशन, तो कहीं ना कहीं ये इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट पूछ ही लिया है कि हमें कहीं मेंशन करना पड़ेगा कि क्या ट्रांजिशन था पार्टी सिस्टम का। अब आ गया क्वेश्चन जो आगे कहता है विच लुक्स टू बी द फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस। तो यहाँ पे हमें कॉन्ट्राडिक्शंस और पैराडॉक्सेस मतलब इश्यूज लिखने पड़ेंगे। हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कॉन्ट्राडिक्शंस और पैराडॉक्सेस, फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि ट्रांजिशन क्या था, क्या कॉन्ट्राडिक्शंस और पैराडॉक्सेस हैं इंडियन पार्टी सिस्टम में करंटली। मतलब आपको इश्यू सोचने हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। हम्म आप ये कैसे लाइक इसको जस्टिफाई करोगे? एक तो मतलब हम एग्जांपल दे सकते हैं, एक फैमिली जो लीनिएज है वो चल रही है एक पार्टी के अंदर, ज्यादा नहीं है, मतलब एक डेमोक्रेटिकली। और आप मेंशन कर सकते हो कि वुमेन का कितना शेयर है पार्टीज के अंदर। यस। मैम कास्ट बेस्ड पार्टीज इमर्ज कर रही हैं रादर देन विजन बेस्ड। यस, जो आइडियोलॉजी एक वो होता था फैक्ट इन द पॉलिटिकल पार्टीज की मेकिंग के अंदर, वो डिक्लाइन हो रहा है। कास्ट बेस्ड या रिलीजन बेस्ड ये इंक्रीज हो रही है। हम वुमेन का नंबर भी इंक्रीज कर सकते हैं ना। हाँ, तो मतलब हम कहेंगे कि वुमेन का जो शेयर है वो कम है। ये भी तो हम न्यूज में चल रहा था कुछ टाइम पहले। वुमेन इन पॉलिटिक्स टॉपिक है। और अगर हम देखते हैं कि एक पार्टी के अंदर एक क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी को लेके ज्यादा एक हाइप, जैसे मतलब बीजेपी है लेकिन अब की बार मोदी सरकार, मतलब एक स्लोगन जो फ्लोट होता है, तो कहीं ना कहीं एक पर्सन के टुवर्ड्स ज्यादा वोटिंग सिस्टम बढ़ रहा है। मतलब पार्टी जो है एक पर्सन के ऊपर ज्यादा वो कर रही है रिवॉल्व। और इनफैक्ट इसी क्रिमिनल्स यस, क्रिमिनलाइजेशन, क्रिमिनल ज्यादा है। हम वो रेट देंगे 43% वाला कि उनको दे रहे हैं पार्टी के अंदर। और मैम शिफ्टिंग ऑफ मेंबर्स को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर रहे हैं जो एक पार्टी से डिफेक्ट करके दूसरे में आते हैं। हॉर्स यस, ट्रेडिंग आई गेस। यस, एंटी डिफेक्शन का जो है उसके अगेंस्ट लो वर्क नहीं कर रहा, डिफेक्शन ज्यादा हो रही है। ट्रू। मैम परचेजिंग भी इसी में आ जाएगा, परचेजिंग ऑफ एमएलएज। डिफेक्शन के अंदर है वो। ओके मैम। मैम जिनको पार्टी से नहीं मिलती है वो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते हैं, बट ये नहीं आएगा ना इसमें। हाँ, मतलब वो पॉजिटिव पॉइंट है, बट अगर वो बाद में करते हैं तो फिर वो डिफेक्शन के अंदर आ जाएगा। हम यूथ का बोल सकते हैं कि यूथ को यूज हाँ, कर रहे हैं जैसे। हाँ, कह सकते हैं कि जो एथिकल यूथ है वो नहीं आ रहा है। इनफैक्ट अगर किसी ने एथिक्स के क्वेश्चन देखे हो GS4 के अंदर, मुझे ईयर नहीं पता कि किस ईयर के अंदर, वहां पे यही क्वेश्चन आया था कि हाउ कैन वी इनकरेज यूथ टू एंटर इनटू पॉलिटिक्स, तो ये पॉइंट आ सकता है। मैम क्रिमिनल्स को ज्यादा टिकट दे रहे हैं ये भी। ये बोल दिया था प्रमोटिंग रूपाली ने। क्रिमिनलाइजेशन थ्रू टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। हम्म। अब एक पॉइंट और है, जो आप जब एक एवोल्यूशन ऑफ पार्टी सिस्टम हम सोचते हैं तो वहीं से निकल के आता है। अभी करंटली अगर हम देखते हैं तो एक वन पार्टी सिस्टम सा दिखता है कि मतलब ऑल्दो जो बीजेपी है वो बीजेपी नहीं है, मतलब वो एक वन ऑफ द पार्टी है, अलायंस है, वो इलेक्ट हुआ है यहाँ पे। हम हमें ये तो क्लियर होगा, जो एनडीए गवर्नमेंट है उसकी गवर्नमेंट है जिसके अंदर बीजेपी एक पार्टी है। लेकिन बहुत सारी स्टेट्स के अंदर जो कॉलिशन है ऑफ द गवर्नमेंट वो डिक्लाइन हो रहा है। मतलब जो रीजनल पार्टीज के अंदर के साथ जो कोलिशन बन रही थी वो डिक्लाइन हो रहा है। जैसे मैंने कल ही एग्जांपल दी थी पंजाब के अंदर अकाली दल गवर्नमेंट के साथ। और हर जगह मतलब अगर हम देखते हैं कि रीजनल पार्टी की जगह यहाँ पे इनका अपॉइंटमेंट हो रहा है,
बीजेपी गवर्नमेंट का, स्पेसिफिकली एनडीए। तो ये कहीं ना कहीं टुवर्ड जैसे जो मल्टी पार्टी सिस्टम था वो कोलिशन ब्रेक होके अब कहीं ना कहीं वन पार्टी, एक रीजनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का वो डिक्लाइन हो रहा है। इसीलिए ये न्यूज के अंदर आया 2014 के बाद, क्योंकि अभी हम देखते हैं तो 10 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं इस चीज को चलते चलते। तभी यूपीएससी ने इस चीज पे क्वेश्चन पूछा, 2016 में आया कि क्या क्या ट्रांजिशन, फेज ऑफ ट्रांजिशन रहे। फिर नेशनल पार्टीज इसको फेयरवेयर करती है, सेंट्रलाइजेशन। खैर ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये टॉपिक ज्यादातर फेडरलिज्म के जो इश्यूज हैं मतलब इंडिया के अंदर उसको फेवर करते, मतलब उसके टुवर्ड्स है क्वेश्चन। और आप ही के एग्जाम के अंदर जो आया इसी वजह से आया क्योंकि ये दोबारा बीजेपी के कारण न्यूज के अंदर था। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इंडियन पार्टी सिस्टम का क्या एवोल्यूशन था उसको देख लेते हैं। अब आता है कि जब फर्स्ट टाइम इलेक्शंस हुए 1952 से लेके 64 तक, जब नेहरू जी की गवर्नमेंट थी, मतलब उनकी डेथ से पहले बेसिकली, तो वहां पे क्या था, वन पार्टी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट एक जो भी लोग वोट देते थे मतलब उनका एक मतलब वोट किसकी बेसिस पे मिला हुआ था कि उन्होंने हेल्प किया इन द फ्रीडम, मतलब उनको एक फ्रीडम फाइटर उसके बेसिस पे मिलती थी कांग्रेस को, और कांग्रेस का बहुत ज्यादा रोल था। तो यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। तो ये था वन पार्टी का इरा। लेकिन 1964 के बाद जब इनकी डेथ हो जाती है तो सबको क्लियर होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं उनकी जगह। 1964 से लेके 77 का इरा, मतलब इसमें कौन सा इरा इंक्लूड हो गया, इमरजेंसी वाला टाइम्स। तो वहां पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो मेजोरिटी जो है ये 8 स्टेट्स के अंदर हार जाते हैं। मेजर फर्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के अंदर आ रखा है कि फर्स्ट पार्टी कौन सी थी जो इनकी ऑपोजिशन थी, सीपीआई, फर्स्ट इलेक्शंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछ रखा है। 2019 के अंदर स्वतंत्र मेंशन किया था उन्होंने पार्टी, लेकिन सीपीआई है। और एक बार क्वेश्चन ये आया था कि मतलब वो पूछा था उन्होंने क्रोनोलॉजी, वहां पे पूछ रखा था ये। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे मेजोरिटीज जो है मतलब वो नहीं सिक्योर कर पाते 8 स्टेट्स के अंदर। पहले मैक्सिमम वोट्स उनको जाती थी तो 54%, अभी तो 50 से भी नीचे 48% भी मैक्सिमम है जॉब तक। तो अगर वो सिक्योर कर पाए 48%, 50 से भी नीचे, क्योंकि हमें हमारे इंडिया के अंदर क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मेजोरिटी लेने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम वोट्स लेनी है। अब आता है 1977 से लेके 80 का इरा। यहाँ पे क्या होता है, किसकी गवर्नमेंट आती है 1977 के अंदर, मोरारजी देसाई। यस मोरारजी देसाई आते हैं यहाँ पे। तो एक इंटर पार्टी कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। आप इसको पोस्ट इंडिपेंडेंस के साथ लिंक करिए। जेपी मूवमेंट होती है, डेमोक्रेसी की मूवमेंट, ये ध्यान होगा पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर। ये कांग्रेस के ही थे, जयप्रकाश नारायण, बट स्टिल एक मूवमेंट जनरेट हो जाती है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर है। तो पार्टी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो चुका है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर डिफरेंट पार्टीज जो है पॉइंट हो रही है। लेकिन स्टिल यहाँ पे क्या, किस चीज का यूज इंक्रीज होने लगता है, प्रेसिडेंट रूल का। इसके बाद 1980s के बाद 89 तक जो है 8 लोकसभा इलेक्शंस थे, वहां पे तेलुगु देशम जो है रीजनल पार्टी वो इलेक्ट होती है। इनफैक्ट अगर किसी ने बहुत पुराने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हों मतलब 1995 से पहले पॉलिटी के अंदर, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेजर कौन सी जो ऑपोजिशन है करंट के अंदर क्या है, कौन सी है। उस टाइम पे 1985 आई थिंक 1990 या 1986 का क्वेश्चन होगा ये। उस टाइम पे भी क्वेश्चन ये इसलिए आया क्योंकि ये लिंक करता है रीजनल पार्टीज का जो राइज है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। तो मेजर ये लाइक अपॉइंट होती है। हो सकता है कि जैसे सीपीआई का पूछा, क्योंकि सीपीआई फर्स्ट ऑपोजिशन थी, ये 1957 के अंदर आती है। लेकिन वही है कि प्रेसिडेंट रूल के थ्रू उनको हटा देते हैं, वो डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन सीपीआई फर्स्ट है। लेकिन मेजर मेन ऑपोजिशन पार्टी 1984 के अंदर कौन सी आती है, तेलुगु देशम। अब प्रेसिडेंट रूल का राइज जो हो जाता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब मैंने पहले डिस्कस कर रखा है इसके रिगार्डिंग करंट 2023 के अंदर क्या क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया, आर्टिकल 356 का यूज क्यों कम हुआ है। तो ये भी आपको समझ आ गया कि क्यों पूछा है इसका, क्योंकि वो कहना चाह रहे हैं कि कॉलिशन पॉलिटिक्स जो है वो इंक्रीज हो रही है। और यही जो टॉपिक है इससे वो लिंक कर रहे हैं, इंडियन पार्टी सिस्टम के साथ लिंक होता है ये।
फिर 1989 से लेके 2014 तक मेजर जो मल्टी पार्टी सिस्टम कॉलिशन पार्टी, क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट थी किसकी, कांग्रेस की, मतलब कांग्रेस वाज द वन ऑफ द पार्टी, लेकिन अलायंस था यूपीए। फिर उसके बाद एनडीए गवर्नमेंट जो है जिसमें बीजेपी वन ऑफ द मेजर मेजोरिटी पार्टी है, लेकिन ये भी अलायंस है। तो कॉलिशन पॉलिटिक्स का मल्टी पार्टी सिस्टम इंक्रीज हुआ 2014 के बाद भी हम यही लिखेंगे कि कॉलिशन पॉलिटिक्स है, क्योंकि जो एनडीए है वो भी अलायंस ही है, जबकि ऑल्दो बीजेपी एक मेजोरिटी है स्टिल अलायंस है। आप और क्या मेंशन करोगे कि वन पार्टी सिस्टम क्यों नहीं हुआ है? आप एग्जांपल्स दोगे क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंक्रीज हुआ है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के हमने कर रखे हैं नीति आयोग, उसके जो भी इंडेक्सेस वगैरह, नीति आयोग का रोल हो गया, जीएसटी काउंसिल के अंदर हो गया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो गया। तो इंडिया के अंदर अभी भी जो पार्टी है वो अलायंस है, मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम ही कहेंगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म राइज हो रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते वन पार्टी सिस्टम राइज हुआ है। तो ये एवोल्यूशन ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी 2016 के अंदर। हो सकता है ये अंडरस्टैंडिंग प्रीलिम्स में काम आ जाए, या फिर कोई और क्वेश्चन यहीं से निकल के कुछ बन जाए, तो हमें एटलीस्ट पता होगा तो हम लिख पाएंगे। और ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन इससे निकलेगा एटलीस्ट आप दिमाग में रखोगे कि किसकी तरफ वो पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ गया लास्ट के 2 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। अब जो पहले किया हमने एमसीसी के रिगार्डिंग, ये बता दिया था कि ये लिखना है, और ये आरपीए के रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन हो गए, 3 ये भी आरपीए के ऊपर आए हैं। ईवीएम के ऊपर जो क्वेश्चन आया था 2018 के अंदर, इसको ये पुराना हो गया क्वेश्चन, लेकिन अगर कुछ न्यू चेंज आता है उस पे क्वेश्चन मतलब आ सकता है, अगर कोई न्यू कंट्रोवर्सी आती है तो ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये इंडिकेट करता है कि करंट से आया है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस इसको लिखेंगे, ये डायरेक्ट पूछा है कि अकाउंट, इन्होंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि अकाउंटेबिलिटी ये रिड्यूस कर देगा, जो भी अमाउंट है एक्सपेंडिचर वो डिक्रीज कर देगा। अब इसको डिस्कस करना है, तो मतलब आपको इन्होंने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मेंशन कर दिया, और पॉजिटिव नेगेटिव आपको लिखने पड़ेंगे। उसके बाद का इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग है। ये क्वेश्चन था कि उस टाइम पे क्या लिखे आए थे, आप इसकी जगह क्या लिख लोगे कि क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। मतलब आप क्वेश्चन लिख सकते हो कि क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है, क्रिमिनलाइजेशन इज ऑन राइज, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की क्या जरूरत है, ये क्वेश्चन लिख लेना इसकी जगह। और इंडियन पार्टी सिस्टम, ये वाला क्वेश्चन लिख सकते हो। तो एक साइमल्टेनियस इलेक्शंस वाला लिखना है, क्रिमिनलाइजेशन वाला लिखना है, और ये वाला इंडियन इंडियन पार्टी सिस्टम is passing through the phase of transition which looks to be the full of contradictions and paradoxes.